म्यूट करके रखना सब लोग। अभी भी सब लोग नहीं है ज्वाइन। चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले अपन कर रहे हैं 269। कौन सा कर रहे हैं अपन? 269 वाला पेनल्टीज कौन कौन सी है उसको समझते हैं। ठीक है, मेरा ये वाले इसके तुमको नोट्स मिल जाएंगे, लिखना मत, ज्यादा समझने पे फोकस करना। ठीक है, मैम हम्म, मैसेज आ रहा है, दिस मीटिंग इज बीन रिकॉर्डेड। क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है इसलिए। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं। म्यूट पे रहना चाहिए जब मैं बोल रही हूँ। पूरा ध्यान इधर रखना। इसके क्वेश्चन जो आज करेंगे, गार हो गया, 269 हो गया, प्रोबेबल रहते हैं, इसके क्वेश्चन आने ही होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अपना ध्यान समझने पे होगा। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कर रहे हैं अपन 269 एसएस। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 269 एसएस। अब ये 269 एसएस क्या है? तो अगर 269 एसएस की बात करो तो पूरा ध्यान किसी का लिखने में अगर जा रहा है, किसी का पेज पलटने में जा रहा है, सब लोग का ध्यान सिर्फ इधर चाहिए। ठीक है, 269 एसएस क्या बोलता है? 269 एसएस का छोटी सी बात बोलने की है कि अगर आप कभी भी क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, सिर्फ सुनते जाना, इधर भरते जाना। आप लोन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एडवांसेस ले रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हो? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो। तीन वर्ड्स हैं, या तो आप क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो, या तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो? आपने लोन, डिपॉजिट या एडवांसेस लेके रखे हैं। लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस, ये तीन के लिए ही लगता है, इसके अलावा इसका चौथा कुछ नहीं है। क्या क्या नाम बोले मैंने कहा या तो आप लोन ले रहे हो, या तो आप एडवांसेस ले रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब लोन हो गया, डिपॉजिट हो गया, एडवांस। पूरा फोकस सिर्फ एडवांस पे चाहिए। एडवांस कौन सा होना चाहिए? एडवांस कोई नॉर्मल एडवांस नहीं है, सिर्फ 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 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करने वाला एडवांस है। ये सिर्फ कौन सा एडवांस है? जो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। इसके अलावा किसी एडवांस की यहाँ पे बात नहीं करी गई है। इसका मतलब अगर आपको एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल आप लोन ले लो, बिल्कुल आप एडवांस ले लो, बिल्कुल आप डिपॉजिट ले लो, लेकिन हमने एक लिमिट दी है। अगर इस लिमिट से ऊपर आपने कैश में एक्सेप्ट कर लिया, हमें ये समझ नहीं आएगा, हम आप पे पेनल्टी इवोक कर देंगे। सबसे पहले हम बोल रहे हैं एक काम करो, लोन, एडवांस, डिपॉजिट जो भी लेना है लो, लेकिन कितना? 20,000 या फिर 20,000 या फिर मोर, 20,000 या फिर मोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1999 चलेगा, वो चलेगा, लेकिन अगर 20,000 भी तुमने कैश में एक्सेप्ट कर लिया, 20,000 भी तुमने क्या कर लिया? एडवांसेस ले लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के, या फिर 20,000 का तुमने क्या ले लिया? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। हम तुम पे क्या इवोक कर देंगे? हम तुम पे पेनाल्टी इवोक कर देंगे। अभी सिर्फ फिलर्स भरने बचे हैं, सिर्फ यहाँ पे दिमाग में डालना ये किस चीज के लिए। एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, पेमेंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ तुम्हें एक्सेप्ट करने को मना कर रहा है कि तुम्हें ना लोन लेना है, ना डिपॉजिट लेना है, ना एडवांस लेना है। एडवांस सिर्फ 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 तुम्हारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलेट करता है।
तो यहाँ पे ध्यान रखो, लोन, एडवांस, डिपॉजिट, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ एडवांस की बात की गई है, लोन और डिपॉजिट इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में नहीं बोले, तो आप 20,000 या 20,000 से ज्यादा का अगर कैश में एक्सेप्ट करते हो तो पैनल प्रोविजन है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट पे आए तो बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं 20,000 या 20,000 की बातें कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी देख सकते हैं हम, एग्रीगेट में भी देख सकते हैं, इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, एग्रीगेट में भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा पर्सन। हमारा पर्सन कौन है, ए। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं क्या, किसी से लोन। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा आप किससे रिसीव कर रहे हो, उसने कहा ये यहाँ पे बैठा है, ये बी है, मैं इससे लोन रिसीव कर रहा हूँ कैश में। कितना, 5,000। कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकेंड टाइम फिर इन्हीं से, बी से ही बात कर रही हूँ, कोई और पर्सन नहीं, इनसे लोन रिसीव किया, फिर से 5,000। कोई बात नहीं, रिसीव कर लो। थर्ड टाइम फिर से इन्हीं से रिसीव कर रहे हैं, बी ही है हमारे, यही करता धरता है, इन्हीं से रिसीव कर रहे हैं, फिर से 5,000 ले ली। कोई बात नहीं, रिसीव कर लो। फोर्थ टाइम यहाँ पे जब हमने लिया, कितना लिया हमने, सपोज कर लो 4,000 लिया। अरे कोई बात नहीं, रिसीव कर लो। क्यों रिसीव कर ले, अभी यहाँ पे पहली बार में 5,000 था, इंडिविजुअली क्रॉस हुआ क्या, नहीं क्रॉस हुआ। फिर से 5,000 था, इंडिविजुअली क्रॉस हुआ क्या, नहीं क्रॉस हुआ। एक बार अब यहाँ से क्यूमुलेटिव भी चेक करना चालू करना है। ये सब कैश में चल रहा है अभी। हाँ, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअली 5,000 ले रहा है, 20,000 की लिमिट तक नहीं पहुंचा, कोई पेनल्टी नहीं। दूसरी बार फिर उसी पर्सन से लिया है, याद रखना ये उसी पर्सन की बात कर रहा है, उसी पर्सन से और 5,000 ले लिए, कोई बात नहीं। इंडिविजुअली तो वैसे भी क्रॉस नहीं हुआ, और इन टोटलिटी पुराना जो तुमने उससे लेके रखा है और इसको मिलाया तो सिर्फ कितना आता है, 10,000 आता है। कोई बात नहीं, फिर से 5,000 ले लिया, कोई बात नहीं, ले लो। इंडिविजुअली भी 5,000 है, और पुराने को अगर पूरा टोटल करें आज तक तो 15,000 आता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट दी है कितनी, 20,000 नहीं होना चाहिए। और 4,000 ले लिए, अरे कोई बात नहीं, अभी कितना हो रहा है, 19,000 हो रहा है, और इंडिविजुअली भी देखे तो कोई क्रॉस नहीं हो रहा। अब इसके बाद सामने वाले ने 1,000 और ले लिया। अब क्या ले लिया भाई साहब ने, 1,000 और ले लिया। हम क्या बोलेंगे, रुको, इंडिविजुअली तो 1,000 दिख रहा है तुमको, हम एक बार एग्रीगेट कर लें। ये 5 + 5 10 होता है, 15 होता है, 19 होता है, 20 होता है। अरे 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 20,000 हो चुका है, आपको पेनल्टी लग। इसका मतलब समझो, यहाँ पे जितनी भी चीजें अपन ने लिखी है उसका मतलब ध्यान से समझो। सबसे पहले ये कौन है, एक ही पर्सन को बार बार क्यों लिया मैंने, इसलिए लिया क्योंकि ये पर्सन वाइज है। ये क्या है, पर्सन वाइज लिमिट है। अगर मैं ज्योति से लूंगी, अगर मैं माधुरी से लूंगी, अगर मैं मनीष से लूंगी, तो इंडिविजुअली 20,000 की लिमिट मिलेगी मुझे। ये इन टोटल नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से पर्सन वाइज लिमिट मुझे 20,000 मिलती है, पहली चीज। दूसरा, इंडिविजुअली अगर क्रॉस हुआ 20 या 20 के ऊपर चले गए तो भी लग सकता है। और पुराना जो आपका क्या है आउटस्टैंडिंग आता जा रहा है, उस पर्सन के लिए, उसी पर्सन के लिए ये आउटस्टैंडिंग आता जा रहा है मेरा धीरे धीरे, तो इसको अगर पूरा मिला भी दोगे, और ये कितना निकल गया तुम्हारा, ये निकल गया अगर 20,000 या 20,000 के ऊपर, तो भी तुम पे क्या लग जाएगा, 269 SS लग जाएगा। क्या पहले इतनी बातें समझ में आई? तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर सकते हो लोन, कर सकते हैं। एडवांसेस ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगा, ये वाला 269 SS। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी करो ध्यान रखो, जब भी करो ध्यान रखो, 20,000 या 20,000 से ऊपर मत निकल जाना। एक ही पर्सन से, इंडिविजुअली पर्सन वाइज हम बात कर रहे हैं, तुम लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20,000 के ऊपर निकलना मत, या 20,000 तक भी मत आना। अब मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसको समझते हैं अपन पहले अच्छे से। फिर से कौन है, ये हमारे वही पर्सन है जो बहुत लोन देते हैं, खुद की हालत तो बिल्कुल खराब हो रही है लेकिन लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं पहली बार इन्होंने फिर से क्या दिया, 5,000 दिया। पहली बार इन्होंने क्या दिया, 5,000 दिया।
पहली बार 5,000 दिया कैश में, दूसरी बार फिर हमने बोला था कितना दिया, 5,000 दिया था, हमने ही बोला था कितना दिया था कैश में, ये पर्सन सेम है। फिर ये दे रहे हैं, तीसरी बार भी हमने बोला था इन्होंने कितना दिया, 5,000 दिया कैश में। फिर चौथी बार भी हम बोल रहे हैं कि यही थे भाई, इन्होंने दिया था कैश में, और यहाँ पे हमने बोला था इन्होंने भी दिया था अभी कैश में। कैश 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 कैश, तो कैश 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 करते करते हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे टोटल कर रहे थे, इसको भी टोटल किया था, इसको भी टोटल किया था, इसको भी किया था, इसको भी किया था, इसको भी किया था, एग्रीगेट किया था। अब अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे इसको बोल दूं ये क्या है, कैश नहीं था, ये कैश नहीं था, ये बकायदा अकाउंट पे चेक से दिया गया था। अब बताओ यहाँ पे इस जगह अब बोलोगे क्या इसको कि 269 एसएस लगेगा? यहाँ पे आज तक कैश 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 था, ये वाला ट्रांजैक्शन था हमारा अकाउंट पे चेक से, क्या अब 20,000 या 20,000 के ऊपर गया वो? पहला अकाउंट पे ही चेक है। और एक बार ऐसा कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे भी रख देते हैं इसका क्या, अकाउंट पे चेक। ये अल्टरनेट डेज खेलता है, ये क्या करता है, अल्टरनेट डेज काम करता है। तो यहाँ पे फिर से इसको भी क्या कर दिया मैंने, अकाउंट पे चेक कर दिया। अब बताओ क्या लगता है, 20,000 या 20,000 के ऊपर? सब बोलो, अनम्यूट करो, अब बोलो। नहीं है मैम। नहीं है। नहीं है। अब देखो सुनो, ये सेक्शन ऐसा नहीं है, ये सेक्शन कहता है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं ना एग्रीगेट, तो उस एग्रीगेट में हम ये नहीं देखने वाले, यहाँ पे तो अकाउंट पे ही चेक आ गया, ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे क्या होता, ये कैश होता ना, अभी वो रिसीव करने जा रहा होता कैश में, तो बोल रहे हैं कि पुराना हम ये नहीं देखते कि तुमने अकाउंट पे में लिया कि कैश में लिया कि क्या किया, हम तो सीधे पूरा टोटल करते और आज के दिन देखते कि पुराना टोटल कितना आ रहा है। भले ही तुमने पुराना अकाउंट पे ही चेक से लिया हो, भले ही तुमने पुराना क्या किया हो, अकाउंट पे चेक से लिया हो, लेकिन आज अगर तुम 20,000 या 20,000 के ऊपर की लिमिट पे आ रहे हो, तो आज के दिन तुम्हारा पुराना एग्रीगेट भी टोटल किया जाता है। भले ही 1,000 रिसीव कर रहे हो आज, लेकिन ओवरऑल टोटल क्या हो गया, 20,000 तक आ गए, तो तुमको अब क्या नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है लिमिट। लिमिट क्या नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो बोल रहे इंडिविजुअली तो देखा जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली किस पे बेस होगा, पुराना भी चेक करते कि कहीं पुराना तुमने 20,000 तक तो नहीं ले रखा है। अगर 20,000 तक यूं ही पहुंच रहे हो तो तुम पे ये पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए बार बार वो बोल रहा है कि इंडिविजुअली तो देखूंगा, साथ साथ में एग्रीगेट भी करने वाला हूँ। और एग्रीगेट में मैंने ये नहीं बोला कि मैं एग्रीगेट में कौन कौन से छोड़ दूंगा जो अकाउंट पे चेक में तुमने रिसीव किए। एग्रीगेट मतलब आज जब तुम कैश में रिसीव कर रहे हो, आज जब तुम क्या कर रहे हो, कैश में रिसीव कर रहे हो, आज के दिन में देखने जा रहा हूँ कि उसका पुराना आउटस्टैंडिंग कितना है, आज के दिन में देखने जा रहा हूँ उसका पुराना आउटस्टैंडिंग कितना है। अगर वो और ये मिला के हो गया 20,000, तो समझ लो भैया तुम पे पेनल्टी आने वाली है, तुम पे क्या होगी, पेनल्टी आएगी ही आएगी। ये है तुम्हारा सेक्शन। याद रखना, लोन, डिपॉजिट, एडवांस, सिर्फ 3 चीजें, और एडवांस भी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर स्टॉक इन ट्रेड हुई तो क्या करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कैपिटल एसेट हुई तो क्या करें। एडवांस तो स्टॉक इन ट्रेड पे भी मिलता है, एडवांस तो कैपिटल एसेट पे भी मिलता है। क्या ये सेक्शन 269 ऐसे 2 तरह के चश्मे लगा के देखेगा कि तू स्टॉक इन ट्रेड है कि तू कैपिटल एसेट है? बिल्कुल नहीं। उसने एक चीज बोली, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो चाहे कैपिटल एसेट हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे क्या लग जाएगा, 269 एसएस लग जाएगा। अगर 20,000 या 20,000 से ज्यादा आप क्या करते हो, इंडिविजुअली भी कैश में रिसीव कर जाओ, या फिर ओवरऑल उसका आउटस्टैंडिंग देखते देखते आज देखा कि जब कैश में रिसीव कर रहे हो, जब कैश में क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, कहीं उसका ओवरऑल टोटल 20,000 या 20,000 के ऊपर तो नहीं पहुंच गया। पेनल्टी कितनी लगाओगे,
पेनल्टी उतनी ही लगाएंगे जितना तुमने क्या किया है, कैश में रिसीव किया है। अगर 50,000 कैश में रिसीव किया तो इक्विवेलेंट टू 50,000 तुम्हारी क्या आ जाएगी, पेनल्टी आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट टू 50,000 पेनल्टी आएगी। और पूरा दिमाग में भर लो, इसे इम्पोज करने वाला जॉइंट कमिश्नर है। इसे इम्पोज करने वाला कोई और एओ नहीं है। हमारा एओ कौन हो सकता है, सिर्फ जॉइंट कमिश्नर इसको क्या करता है, इम्पोज करता है। एमसीक्यू का पॉइंट, जॉइंट कमिश्नर ही 269 एसएस को क्या करता है, इम्पोज करता है। सारी चीजें मेरे इसमें लिखी हुई है चार्ट में, कोई ध्यान इधर उधर मत देना। अब इसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं कि हर जगह तुम अगर ऐसे अप्लाई कर दोगे कि तुम बोल रहे हो 269 एसएस 269 एसएस, तो वो बोल रहे हैं हाँ हर जगह अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ जगह अप्लाई नहीं होगा। अगर 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 तुमने एक्सेप्ट किया है, लोन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन देने वाला है, खुद गवर्नमेंट आगे होके अगर क्या कर रही है, तुमको 20,000 रुपए कैश दे रही है, चलेगा। गवर्नमेंट खुद आगे होके क्या कर रही है, 20,000 कैश दे रही है, तो क्या होगा, चल जाएगा। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, या फिर तुम्हारा कौन है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये तो सब किसके अंडर है, हमारी गवर्नमेंट के अंडर है। ये लोग अगर तुमको दे रहे हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहे हैं एक्सेप्टेड और टेकन फ्रॉम, किन से ले सकते हो, गवर्नमेंट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या कर लो, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक अगर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ एक्सेप्ट, क्योंकि ये बैंक ही है। ये कौन है, गवर्नमेंट वाले ही है जो तुमको दे रहे हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद या फिर कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का स्टेब्लिश्ड किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कोऑपरेशन जो किसने स्टेब्लिश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अरे सीधी बात, गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट। या फिर 242 की कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, अरे भाई गवर्नमेंट चाहे कंपनी बनाए, गवर्नमेंट चाहे कोई कॉर्पोरेशन बनाए, गवर्नमेंट चाहे पोस्ट ऑफिस के रूप में आए, चाहे तुम्हारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के रूप में आए, गवर्नमेंट अगर तुम्हें दे रही है तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, हम कोई तुम पे पेनल्टी लगाने वाले नहीं है। दिस इज योर 269 एसएस। मैम आगे चल के क्या हुआ, क्या हो गया, आगे चल के कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया। हाँ यार ये तो हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया। उसको सपोज करो बाय चांस तुमने एडवांस वापस कर दिया, अब क्या, 269 एसएस गया। एडवांस रिसीव कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, सपोज करो कैंसिल हो गया एग्रीमेंट, और हमने ऐसा बोला था रिफंड कर देंगे हम तुम्हें तुम्हारा पूरा एडवांस, क्या किया जाए। लगेगा मैम, कभी भी लगेगा, भले ही वो कैंसिल हो चाहे नहीं हो, एक बार तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना, बस उसका बेस ये है कि आने तो दो 20,000 या 20,000 के ऊपर, वो 269 आ चुका है, अब वो जाएगा नहीं। तुम कितना भी रेक्टिफाई कर लो, कोई मतलब नहीं है, नहीं जाएगा। अच्छा लेकिन एक चीज, सपोज करो मैंने क्या किया था, पेमेंट रिसीव करते जा रही थी ये भाई साहब से, अब तो क्या है, ये पर्सन वाइज है ना लिमिट, इनसे पेमेंट रिसीव किया था ये कैश में, और ये इनको पेमेंट वापस भी कर दिया मैंने। ये 5,000 का क्या हुआ था, वापस हो गया। उसके बाद ये 5,000 का 4,000 का आया, ये क्या हो चुका है, रीपेमेंट भी हो चुका है इसका। अब क्या करें, अब काउंट करें कि नहीं ओवरऑल टोटल में, यस मैम करेंगे, नहीं करेंगे। वहां बोला है ओवरऑल टोटल जो आपका आउटस्टैंडिंग पड़ा है उस पर्सन के लिए। अब ये आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, जो चीज आउटस्टैंडिंग नहीं रही वो काउंट नहीं होगी। तो कौन कौन सी चीजें स्क्वायर ऑफ हो जाती है, अगर आपने कुछ लिया उसमें बीच में आपने कुछ रीपेमेंट कर दिया, तो नेट लेना पड़ेगा हमको, फिर हम टोटल करेंगे। आज की तारीख में कैश लेते वक्त, एक ही लाइन बोल रही, वो एक लाइन याद रखना, आज की तारीख में कैश लेते वक्त या तो इंडिविजुअल 20,000 ले लूं तो गए, या फिर इंडिविजुअल 20,000 नहीं है, पुराने जो कर्म है पूरे आउटस्टैंडिंग देखो अपने कर्मों की, मतलब कब कब तुमने क्या लिया है उससे आउटस्टैंडिंग रखिए। अगर आउटस्टैंडिंग और ये आज का मिला के तुम्हारा 20,000 या ऊपर हो गया तो क्या हो गया, 269 एसएस हो गया। अब मैं और तुम, ठीक है, हम दोनों क्या है, दोनों की दोनों एग्रीकल्चर वाले, दोनों की दोनों कौन है, एग्रीकल्चर वाले। इसका मतलब तुम्हें भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, मुझे भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, दोनों को इसका मतलब क्या नहीं लगता, टैक्स ही नहीं लगता।
अरे भाई 269 एसएस तो तब लगाना चाह रहे हैं वो कि तुम लोग क्या करो, कैश ट्रांजैक्शन कम करो। अब भैया दोनों एग्रीकल्चर वाले हो, कभी तुमसे वैसे भी हमको टैक्स मिलना भी नहीं है, तो ऐसे केस में दोनों ही पार्टी को चाहे ले लो, चाहे दे लो, चाहे रीपेमेंट कर लो, कहीं पे भी तुम्हारा 269 एसएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी एक को भी ऐसी इनकम हो गई जो चार्जेबल टू टैक्स है, मैं बोल रही हूँ चार्जेबल टू टैक्स है, पीजीबीपी इनकम उसकी 5 लाख भी हो गई, पीजीबीपी भले ही 5 लाख है, समझ लो भले ही 5 लाख है, 5 लाख तक तो आजकल पता है ना कि ओवरऑल 5 लाख भी हो जाए तो तुमको क्या मिल जाता है, छूट मिल जाती है पूरी। तो भले ही 5 लाख है, चार्जेबल टू टैक्स मतलब मेरी टोटल इनकम का पार्ट बन गई, चार्जेबल टू टैक्स तो हो गई, तब भी फिर लग जाएगा। लेकिन बस इतना याद रखना, अगर दोनों की एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्टेड है, दोनों की इनकम ही एग्जेम्प्ट है ना, तब यहाँ पे ये दोनों पे ही, चाहे वो ले चाहे दे, 1 करोड़ भी लेते रहते रहे कैश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस अब मैम, इसमें पेनल्टी कितनी लगेगी? इक्विवेलेंट टू व्हाट यू हैव एक्सेप्टेड, जितना अच्छा, तुमने कैश में एक्सेप्ट किया, 50,000 इस वक्त कर लिया तो ओवरऑल 50 तुमको क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। ओके। अब इसने बोला सुनो, तुमको एक्सेप्ट करने को मना किया था, हाँ एक्सेप्ट करने को मना किया था, 269 एसएस लगेगा, हाँ बिल्कुल 269 एसएस लगेगा। तुमने ये कब मना किया था कि पेमेंट मत करना कैश में, तुमने ये थोड़ा ना बोला कि रीपेमेंट मत करना कैश में। अरे कैसी बातें कर रहे हो, 269T अब क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट करना भी मना है और रीपेमेंट करना भी मना है। अगर तुमने रीपेमेंट भी 20,000 या 20,000 के ऊपर कैश में रीपे कर दिया, 20,000 या 20,000 के ऊपर कैश में भाई साहब को क्या कर दिया, रीपे कर दिया, चाहे फिर से लोन को करो रीपेमेंट, डिपॉजिट को वापस दो उसको, या जो एडवांस तुमको मिल चुका था उसको वापस कर रहे हो, कुछ भी हो, एज द केस में भी जो भी हो, इन शॉर्ट तुम्हें यहाँ पे क्या लगने वाला है, फिर से पेनल्टी आ जाएगी भाई साहब। ना एक्सेप्ट करना है ना रीपे करना है, लेनी देनी कुछ भी किसमें नहीं होनी चाहिए, 20,000 या 20,000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इतना बोल रहा है 269 एसएस और 269T, 269 एसएस और 269T। लेकिन जब मैं 269T की बात करती हूँ, आगे तुम्हारा एक सेक्शन आएगा हुंडी वाला, हुंडी वाले के लिए 269T नहीं लगता, हुंडी वाले के लिए क्या नहीं लगता, 269T हुंडी वाले के लिए नहीं लगता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे पेनल्टी कितनी होगी, यहाँ भी तीनों जगह याद रखना, जो अभी बता रही हूँ सब में, जितना एक्सेप्ट करोगे उतनी पेनल्टी, जितना रीपे करोगे उतनी ही इक्विवेलेंट तुमको क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, उतने की ही इक्विवेलेंट तुम्हें क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। अब फिर से ये सेक्शन टी वाला रीपेमेंट वाला किस किस को अप्लाई नहीं करेंगे, अरे वही बात, गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस को अप्लाई नहीं होगा, कोऑपरेटिव बैंक को अप्लाई नहीं होगा, तुम्हारी नॉर्मल बैंकिंग कंपनी को अप्लाई नहीं होगा, वो कोई भी कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविजनल एक्ट वाले थे उनको अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। मतलब ले दे के वही सारी चीजें जो यहाँ मना की थी कि यहाँ इनसे रिसीव मत करना, यहाँ पे इनको ही बोल रहे हैं कि अगर तुम पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को अप्लाई नहीं होगा, इन लोगों को क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। फिर से वही बोल रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कैंसिल हो गया तो एग्रीमेंट उसके रिस्पेक्ट में हम वापस दे रहे, अरे भैया ना एक्सेप्ट करना है ना वापस करना है, एनी टाइम अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया 20,000 या ऊपर, या एनी टाइम तुमने पे कर दिया 20,000 या ऊपर, सीधी बात, नो बकवास, 269 एसएस 269T आएगा ही आएगा। क्या यहाँ तक क्लैरिटी हो गई? क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके सिर्फ 10 मिनट का टाइम रहेगा, उसके बाद हम करेंगे 269 का अगला रूप जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दे रही हूँ क्वेश्चन। वो उस वाले एग्जांपल में जो आपने एंड में 1,000 कैश में लिया था, अगर वो हम 1,000 कैश में ना लेके अकाउंट पे चेक वगैरह से लेते तो नहीं? लोग नहीं उसका आंसर सही बताया ना कि जब कैश में रिसीव करो तब ये लिमिट देखते हैं कि कैश में आज आ गया, तो आज देखो इंडिविजुअली लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही, इंडिविजुअली नहीं हो रही, अरे भैया पुराने कर्म भी देखने पड़ेंगे, ओवरऑल टोटल, टोटल मतलब चाहे कैसे भी रिसीव किया और टोटल, आज तक तुम पूरा पूरा सिर्फ अकाउंट पे चेक से ही रिसीव कर रहे थे, आज का टोटल अगर 1,000 ये मिला के 20,000 निकल गया तो पुराने कर्म भी काम नहीं आएंगे।
ऐसा मतलब ओवरऑल तुमको पुराना भी आउटस्टैंडिंग देखना ही पड़ेगा। ठीक है, दे रही हूँ क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आते हैं अपन 269 ST पे। जितना हो सका है पिक्टोरियल फॉर्म रखा है ताकि एग्जाम टाइम पे तुमको पढ़ने से ज्यादा दिमाग लगे कि ये है क्या। सबसे पहले 269 ST क्या बोलता है कि अगर आप रिसीव कर रहे हो किससे, एक ही पर्सन से एक ही दिन में, ये डेट क्यों लिखी, मतलब दिन एक ही है, ठीक है, एक ही पर्सन से एक ही दिन में अलग अलग टाइम पे क्या कर रहे हो, अगर पैसा रिसीव कर रहे हो इन कैश। अरे उधर भी तो कैश रिसिप्ट बोला था ना 269 SS में कि कैश में रिसीव मत करना, लेकिन ध्यान करो वो सिर्फ लोन के नेचर का था, वो सिर्फ एडवांस, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडवांस, और वो किसका था, डिपॉजिट। उसके अलावा मतलब कोई भी एडवांस जो तुम्हारा किससे रिलेट कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे आता है। अगर लोन नहीं है, एडवांस नहीं है, वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो है 269 ST ये बोलता है कि कोई एक पर्सन से भी अगर क्या कर रहे हो आप, सिंगल डे में रिसीव कर रहे हो, एक ही पर्सन वाइज जा रहे हैं, पहली तो चीज एक ही पर्सन से मैं रिसीव कर रही हूँ सिंगल डे में कितना, 2 लाख या उससे ऊपर, नहीं चल पाएगा। पहली चीज तो ये तो समझ में आया, एक दिन में एक पर्सन मुझे अलग अलग टाइम पे आके क्या कर रहा है, कैश में अगर पैसा दे रहा है, नहीं चलेगा। मतलब सिंगल डे सिंगल ट्रांजैक्शन बोलो या सिंगल डे मल्टीपल तुम क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, नहीं चलेगा। इसका मतलब चलेगा किसको नहीं, हे रिसिपेंट तुम्हें रिसीव नहीं करना है, अच्छा तो ये पे कर सकता है, याद करो पे तो वो कर देगा, लेकिन अगर उसने कैपिटल एसेट के लिए पे किया तो डिसअलाउ हो जाएगा, अगर उसने किसके लिए, बिजनेस के लिए पे किया तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो भाई साहब के लिए डिसअलाउ हो जाएगा, इनको पे तो करने दे रहे, जा पे कर ले, पर इधर इसको भी टैक्स पे करना पड़ रहा है उसी पैसे पे, और इस पैसे पे इसको पेनल्टी पे करनी पड़ रही कि तूने रिसीव काहे को कर लिया। समझ में आई इतनी बात। तो सबसे पहले तो ये सेम पर्सन अलग अलग टाइम पे क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों ने कहा एक काम करते हैं, पर्सन स्प्लिट कर लेते हैं, पर्सन क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं भले ही पर्सन स्प्लिट कर लो, अगर एक ही बिल के लिए है, मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी तुम 2 पर्सन से भी अगर रिसीव कर रहे हो, लोगों ने यही कहा ना कि तुम 1 पर्सन की बात करते हो, हम 2 पर्सन कर लेते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं चलेगा। सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर तुम चाहे एक दिन में रिसीव करो अलग अलग बार, मतलब 2 पर्सन आके एक ही ट्रांजैक्शन के लिए तुमको क्या कर रहे हैं, इसका लूपहोल क्रिएट किया लोगों ने, एक ही पर्सन एक ही दिन में ना, चलो छोड़ो हम एक ही दिन में 2 पर्सन से ले लेंगे, अरे नहीं चलेगा। 2 पर्सन भी आके अगर तुम्हें एक ही दिन में दे रहे हैं ना, सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, 2 पर्सन, एक 1 जनवरी को आएगा, एक 2 जनवरी को आएगा, अरे भैया नेक्सस ये है कि जिसके लिए एक ही बिल क्रिएट हुआ है, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें क्या नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 1 पर्सन आए, 2 पर्सन आए, 2 दिन आए, 50 दिन आए, कुछ भी कर लो, इस सिंगल ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट 2 लाख या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 लाख से या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक काम करते, बिल अलग अलग कर लेते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन रहेगा ही नहीं। सुनो ऐसा भी नहीं चलेगा, अगर एक ही पर्सन क्या कर रहा है, एक ही फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी तुम्हें अलग अलग बार जाके पे कर रहा है, भले ही तुम्हारे बिलिंग अलग कर लिए, तुमने बिल अलग कर लिए, एक पर्सन के फंक्शन को कंसिडर कर रहे हो, एक पर्सन का फंक्शन वो कर रहा है, भले ही अब वो क्या हो रहा है, 2 बिल भी कर दो तुम, तो अब हम फंक्शन वाइज देखेंगे, मतलब तुम जितने नेक्सस क्रिएट कर रहे हो ना कर लो, लेकिन पहला एक ही पर्सन आ रहा है, दिन में 4 बार आ जाए नहीं चलेगा। 2 पर्सन आ रहे, अरे सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें अगर ज्यादा पैसा मिल रहा है, 2 लाख या 2 लाख के ऊपर मिल रहा है, नहीं चलेगा। अच्छा वो भी छोड़ो, हमने 4 बिल बनाए, भैया एक ही पर्सन का फंक्शन कंसिडर कर रहे हो ना तुम, एक ही पर्सन का ओकेशन है ना, तो वो ओकेशन अब हमारा नेक्सस बनेगा, ऊपर हमारा सिंगल ट्रांजैक्शन नेक्सस बनेगा। और ये तो इन जनरल हमने बताया कि एक पर्सन से 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा तुम रिसीव नहीं कर सकते। मतलब सीधी बात, एक दिन में 4 बार तुम क्या करो, पैसा रिसीव करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक बिल के लिए तुम 4 बार पैसा रिसीव करो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिल हमारा क्या है, मेन चीज क्या है, हम बिल देखेंगे। 4 बिल बना लो, लेकिन फंक्शन अगर एक ही पर्सन का कर रहे हो, मेरे यहाँ पे बर्थडे पार्टी करवानी है, तुम 4 बार पैसा रिसीव कर जाओ, 4 बिल बना लो, हमारा ध्यान किस पे जाएगा, इस फंक्शन पे जाएगा और किसी चीज पे नहीं जाएगा। और ये सब अगर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा हो गया तो तुमको लगने वाली है पेनल्टी। इसका मतलब यू कांट रिसीव, है सर्विसेज देने वालों, जो भी तुम दे रहे हो यहाँ पे, गुड्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, इतना ध्यान रखो, रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख से ऊपर। 2 चीजें रिसीव की है, एसएसबी रिसीव का था, एसटीबी रिसीव का है, पेमेंट वाला सिर्फ क्या है, टी वाला की रीपेमेंट नहीं कर सकते। अरे तो मतलब मैम देने वाले की तो मौज हो गई, वो तो हमको कैश में दिया जाएगा, कहाँ से हो गई? याद करो, पीजीबीपी में भी डिसअलाउ है, कैपिटल एसेट के लिए भी डिसअलाउ करके रखा है, एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, तो उधर वो टैक्सेस भरेगा, इधर तुम पेनल्टी भरो। तो उससे हमने इसी ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस ले लिया, तुमसे इसी ट्रांजैक्शन पे हम क्या ले रहे हैं, पेनल्टी ले रहे हैं। तो दोनों याद रखो। और एक चीज, 269 वाला जो एसएस है, रिसीव करते वक्त भी गलती करेगा तो भी पेनल्टी, पे करते वक्त भी गलती करेगा तो भी उसको टी की पेनल्टी। याद आ रहा है? लोन एडवांस रिसीव कर लो चलेगा, चलो ले लो, पेनल्टी दे दो, पे कर दो चलेगा, पेनल्टी दे दो। मतलब उसको तो ना रिसीव करना है ना पे करना है, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है कि लोन एडवांस वगैरह तुम क्या नहीं कर सकते, कैश में नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का जब उनको पैसा क्या करना होता है, ब्लॉक करके रखवाना होता है ना, तो उनका तरीका ही क्या होता है, मैंने इसको लोन एडवांस देके रखा है, पीएनएल का पार्ट तो बनता नहीं है लोन एंड एडवांस। असेट क्रिएट कर ली, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, पीएनएल में कब आती है वो? हो गया तुम्हारा कैश, तुमने क्या कर दिया, ब्लॉक करके रख लिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारा 269 ST। फिर से देखो, गवर्नमेंट वालों को तो हर चीज की छूट है, लेकिन जो मेन मुझे समझना पड़ेगा वो ये, वो सारे ट्रांजेक्शन जो 269 SS में ऑलरेडी कवर है, पेनल्टी तो सबकी सेम है, पेनल्टी तो क्या है, सबकी सेम है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी 269 SS में लोन कवर हुआ, एडवांस ओनली 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 इन रिलेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडवांस ओनली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिपॉजिट लोन 269 SS है वहां पे, उसमें ही रहने दो उसको। इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी का एडवांस यहाँ पे आएगा। इसके अलावा तुम सामान बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, सिंगल डे में सिंगल पर्सन से तुम बार बार पेमेंट रिसीव करो, 2 लाख के ऊपर नहीं चलेगा, 2 लाख भी नहीं चलेगा। एक ही ट्रांजैक्शन पे बार बार पैसा रिसीव कर रहे हैं कि दिखेगा नहीं, सिंगल डे नहीं दिखेगा, 1 जनवरी को, 1 15 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, अरे नहीं, सिंगल ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद तुम क्या करो, फंक्शन के लिए 4 बिल कर दिए, कैटरिंग का बिल अलग बना दिया, डेकोरेशन का बिल अलग बना दिया, फिर सर्विसेज का बिल अलग बना दिया, कितना भी बिलिंग 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 कर लो, लेकिन हम बोल रहे हैं अब हम फंक्शन देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जितने नेक्सेस क्रिएट कर रहे थे उसको कम करने की कोशिश की है। कोई ये दिमाग मत चलाना यहाँ पे 2 पर्सन कर दे तो, अरे भैया 2 पर्सन के 2 अलग अलग फंक्शन होते हैं, एक ही पर्सन का एक फंक्शन होता है, 2 पर्सन के फंक्शन अलग अलग ही होते हैं। तो फंक्शन वाइज नेक्सेस देखा है कि फंक्शन वाइज 2 लाख से ऊपर है, 2 पर्सन मिलके एक फंक्शन करा रहे, अरे फंक्शन वाइज नेक्सेस है, फंक्शन वाइज नेक्सेस है, 4 लोग आके एक फंक्शन कराए, लेकिन नेक्सेस क्या है यहाँ, फंक्शन है। क्या ये आ गया 269 ST? ठीक है, तो ये है तुम्हारा 269 ST। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना, ये किस किस पे नहीं लगेगा। अगर तुम कौन हो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तुम रिसीव कर रहे हो, किसने बोला तुमको रिसीव करने का पैसा, बैंक ने बोला, कोऑपरेटिव बैंक ने बोला, चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं। एटीएम वालों, तुमको तो निकालना ही पड़ता है पैसा, एटीएम में जो है व्हाइट लेबर एटीएम ऑपरेटर, वो तो बेचारा पैसा निकालता ही है ना एटीएम आउटलेट से, तो उसको अगर ये लगा दिया तो भग जाएगा, वो तो नौकरी नहीं करेगा। तो उसको भी बोला तेरे को भी ये नहीं लगेगा, तेरे को भी क्या नहीं लगेगा, ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा। या फिर कोई ऐसी कंपनी इंस्टीट्यूट जो क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में पैसा रिसीव कर रही है, भाई रिसीव करने को ही मना किया है ना, तो एटीएम वाले को भी मना कर दिया कि तेरे पे नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड वालों, बिल के रिस्पेक्ट में तुम क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो ना, बिल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो। तो ऐसी कंपनी इंस्टीट्यूट जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है, उसके बिल के अगेंस्ट में उसको कुछ पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो 3 चीजें, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को हटा दिया, क्रेडिट कार्ड कंपनी को हटा दिया, और व्हाइट लेबल एटीएम, सीधी बात एटीएम ऑपरेटर को हटा दिया।
जो जा जाके क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं और फिर एटीएम में हमारे डाल के आते हैं, तो उनको बोला तुम रिसीव कर सकते हो कैश में, क्योंकि वो तो झोला भर भर के पैसे लाएंगे, तब हमारे एटीएम की मशीन में डलेगा तभी तो निकलता है। कहीं हवा से तो, सैटेलाइट से तो पैसे नहीं आ जाते उसके अंदर, तो यहाँ पे वैसे ही निकलता है। सौरभ, ठीक है। इसके बाद वो रिसीव, क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 2 लाख के ऊपर होगा नहीं तो इनको भी, लगेगा ही नहीं। अरे एटीएम वालों को तो लगा ही नहीं सकते ना, उनका तो काम ही रोज का ही है। क्रेडिट कार्ड का पूछा। क्रेडिट कार्ड में भी सेम है कि ये कंपनी क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में, क्रेडिट कार्ड स्क्रैच करके तुमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बिल के रिस्पेक्ट में पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव कर सकते हो, अगर एजेंट बाय इशूअर ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, आरबीआई, आरबीआई ने कुछ कहा है, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन पे अगर क्या कर रहे हो तुम, रिसीव कर रहे हो। आरबीआई, भगवान कौन है यहाँ पे बैंकिंग का, आरबीआई। आरबीआई बोल रहा है कि इसको जा 2 लाख रुपए क्या 50 लाख रुपए कैश दे दे, तो अगर प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कोई भी प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई क्या बोल रही है, ले भैया तेरे लिए दिया, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऐसी इनकम जो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड इनकम को, वही एग्रीकल्चर वाली इनकम मैं रिसीव कर रही हूँ किसी से, मैंने खेती बाड़ी की, उसको सामान बेच दिया, अब वो 50 लाख रुपए दे रहा है, अरे कर लो, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है। तो ऐसे लोग अगर रिसीव कर रहे हैं, रिसीव फ्रॉम ऐसी जगह से जहाँ पे ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, या फिर ऐसे लोगों को बोला कि भैया ऑपरेटर तुमको मिलेगा, या फिर क्या होगा, ये बैंकिंग वालों को बोल रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोल रहे हैं, ये अगर रिसीव करते हैं इनको अलाउड है। तुम किससे रिसीव कर रहे हो, रिसीव फ्रॉम ऐसे एजेंट जिसको आरबीआई ने बोला है जा तू दे सकता है, और इसी इंसान से रिसीव कर रहे हो, या फिर जिसका ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है उससे रिसीव कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान रखना, बाय और फ्रॉम, रिसीव करने वाला ऑपरेटर हो सकता है, रिसीव बाय ऑपरेटर हो सकता है एटीएम का, क्रेडिट कार्ड कंपनी हो सकती है, या फिर करस्पॉन्डेंट हो सकता है। देने वाला सिर्फ आरबीआई ऑथोराइज करेगा, उससे लिया है तुमने, देने वाला आरबीआई ऑथोराइज कर दिया, मैंने इससे लिया है तो मुझ पे नहीं लगेगा ये पेनल्टी। मैंने किससे लिया है, ऐसे इंसान से लिया है जिसको किसका आशीर्वाद है, आरबीआई का आशीर्वाद है, तो उससे ले रही हो तो मुझे पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे यहाँ रिसीव करने को मना करके रखा है कि तुम्हें रिसीव नहीं करना है 2 लाख, 2 लाख या 2 लाख के ऊपर। यहाँ पेमेंट की बातें नहीं चल रही है, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए तो डिसअलाउ 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 ऑलरेडी चलता है अलग हेड में, आईएफओएस में भी डिसअलाउ करते हैं। कल ही पढ़ा था ना सेक्शन 57, याद करो, वहां लिखा है 10,000 या 10,000 के ऊपर कैश में दिया डिसअलाउ, तो यहाँ तो डिसअलाउ की कहानी चलती रहेगी इधर, ये तो रिसीव करने की बात कर रहे, रिसीव मत करना, रिसीव मत करना, रिसीव मत करना। लेकिन आरबीआई के आशीर्वाद वाले से मैंने रिसीव किया है, कर लो, कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगी, यहाँ तुम्हारा 269 ST खत्म होता है। इससे पढ़ लेना, पूरा की पूरा हो जाएगा। इसमें जितना कोशिश की डायग्रामेटिक कर सकती हूँ उतना कर दिया है। इसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की बनती है 68 से लेके जो तुम्हारे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड तुम्हारे इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो एक बार रीड करके रखना, जिसमें टी वाला जो मैंने अभी बताया, वो टी वाला क्या है, रीपेमेंट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, 69D पे एप्लीकेबल नहीं होता है। हुंडी वाला, हुंडी वाले से पैसा लेते हो तो लेते वक्त तो एसएस लग जाएगा, लेकिन रीपेमेंट करते वक्त तुम्हारा क्या नहीं लगता, 269T रीपेमेंट करते वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद गार। पहले गार के प्रोविजन में ना एक लिस्ट बनती जानी चाहिए। लिस्ट कौन सी बनती जानी चाहिए, कब कब गार एप्लीकेबल नहीं होगा। गार का नाम ही क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अवॉइडेंस 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 ही तो वो है जिसपे गार एप्लीकेबल होगा। मतलब अवॉइडेंस के अलावा एक टैक्स प्लानिंग होता है, एक टैक्स क्या होता है, इवेजन होता है। अच्छा, यहाँ तो नहीं लगेगा। अब गार के स्कोप को अगर मुझे भगाना है, क्या करना है भैया, कुछ चीजें हैं जिसपे ये हमारा क्या नहीं लगता, गार एप्लीकेबल नहीं होता। तो गार क्या बोल रहे, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, जहां तुमने क्या की हो, टैक्स की प्लानिंग की हो। क्या किया हो, टैक्स की प्लानिंग, या फिर क्या किया हो, टैक्स का इवेजन किया हो।
ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है, केस स्टडी दे देते हैं इनके 5-6, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है, कि तुम्हारा क्या है, टैक्स इवेजन है। ये तुम्हें बताना होता है उन चीजों को पढ़ के कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है। पिछले ही अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है, और गार तो उनका फेवरेट है। अभी तक जब से गार आया है एक अटेम्प्ट में भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो चाहे वो ओल्ड कोर्स हो या फिर तुम्हारा न्यू कोर्स हो, ठीक है, तो गार कभी छोड़ते नहीं है ये लोग। अब सबसे पहले तो टैक्स प्लानिंग समझे कि टैक्स प्लानिंग होता है। तो बोल रहे टैक्स प्लानिंग मतलब खुद 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 कौन बोल रहा है टैक्स प्लानिंग करने को? हमारा इंस्टीट्यूट वो बोलता है, इनकम टैक्स ही बोलता है कि तुम एक काम करो, जो जो बेनिफिट मैंने दिए वो बेनिफिट तुम क्या करो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिस्कल इंसेंटिव कौन दे रहा है मुझे? खुद इनकम टैक्स बोलता है कि एक काम करो, SEZ के एरिया में नया यूनिट स्टेब्लिश करो। 10AA याद आता है ना? SEZ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हमने नई स्टेब्लिश की है तो पहले के 5 साल में 100% का क्या हो जाएगा तुमको, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का टैक्स हॉलीडे वो खुद ही दे रहा है अपने को 5 साल के, शुरू के 5 साल में। अगले 5 साल में 50% पे टैक्स हॉलीडे आ रहा है अपने पास। तो बोलता है कि एक काम करो, टैक्स प्लानिंग कर लो। तो ये गार क्यों आएगा बीच में, जब खुद गार क्या बोलता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अरे खुद तुमको इनकम टैक्स ने बोला है भैया कि तुम क्या कर लो, प्लानिंग कर लो। यहाँ पे सुनना क्वेश्चन क्या आएगा, गार ओवरराइड्स इनकम टैक्स प्रोविजन। गार क्या करता है, ओवरराइड करता है इनकम टैक्स के प्रोविजन। अब इनकम टैक्स के प्रोविजन में तो सब कुछ ओवरराइड हो गया। ओवरऑल एक्ट को क्या करता है, ये तो ओवरराइड करता है। जब पूरा एक्ट ओवरराइड हो रहा है तो यहाँ पे तो ये सेक्शंस भी ओवरराइड हो गए, 10AA हो गया ओवरराइड, जितने भी ये सारे के बेनिफिट ओवरराइड हो गए। तो बोलता है ओवरराइड तो पूरे एक्ट को कर रहा है, आंसर लिखना पड़ेगा, ओवरराइड तो पूरे एक्ट को कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली जहां खुद इनकम टैक्स एक्ट बेनिफिट, फिस्कल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ये सब लिखा हुआ है, मिल जाएगा। फिस्कल बेनिफिट जब तुमको प्रोवाइड करता है तब गार के प्रोविजन उस जगह पे ओवरराइड नहीं करते हैं। गार के प्रोविजन उस जगह पे क्या नहीं करते, ओवरराइड नहीं करते। तो मैंने क्या बोला, गार के प्रोविजन ओवरराइड करते पूरे के पूरे इनकम टैक्स एक्ट को, लेकिन जहां जहां पे फिस्कल बेनिफिट कौन खुद प्रोवाइड कर रहा है, इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे हमारे गार के प्रोविजंस चुप करके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे कि यहाँ पे खुद एक्ट ने अलाउ किया तो मैं ओवरराइड तो करूंगा, लेकिन इस चीज को ओवरराइड नहीं कर सकता। पहली चीज दिमाग में बैठना चाहिए, ओवरऑल एक्ट ओवरराइड, पर फिस्कल बेनिफिट बाय एक्ट ओवरराइड नहीं होते। फिस्कल बेनिफिट बाय एक्ट क्या नहीं होते, ओवरराइड नहीं होते। बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है। दूसरा, जनरल 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 जनरल, स्पेसिफिक 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 स्पेसिफिक। अरे स्पेसिफिकली ऑलवेज ओवरराइड जनरल, स्पेसिफिक हमेशा जनरल को ओवरराइड करते हैं। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ स्पेसिफिक कहीं पे लिखा है 222E, याद आता है 222E, डीम्ड डिविडेंड। अरे वो तो स्पेसिफिकली लिखा है कि ऐसे तुम लोन का लेना देना भी करते रहोगे तो हम तो उसको डिविडेंड मानेंगे। हम क्या मानेंगे, उसको डिविडेंड मानेंगे। तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया। तुम कुछ भी लूप होल क्रिएट करो हमारे एक्ट का, वहां स्पेसिफिक है ना, तो गार बोलेगा मैं नहीं आता बीच में, मेरे बड़े भैया हैं, स्पेसिफिक वहीं पे है, वो सब देख लेंगे। तो इसका मतलब गार दूसरी जगह कहाँ नहीं लगता, जहाँ पे सार आ जाता है, मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल आता है। ये चीजों को, वर्ड को भरते जाना। ओवरऑल एक्ट को ओवरराइड करता है, लेकिन किसको ओवरराइड नहीं करते भाई साहब, ये ओवरराइड नहीं करते वहां जहाँ फिस्कल बेनिफिट दिया है। नाम क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, फिस्कल बेनिफिट। दूसरा, ये ओवरराइड कर सकते हैं सबको, लेकिन जहाँ कौन आ जाता है, सार आ जाता है, तो बोलते हैं स्पेसिफिक ऑलवेज ओवरराइड जनरल। स्पेसिफिक हमेशा जनरल को ओवरराइड करता है, तो ये भाई साहब सार पे भी नहीं आएंगे। ठीक है। तीसरा, बहुत जगह ऐसा होगा जब हाई कोर्ट खुद बोलेगा कि ये काम करना है, हाई कोर्ट ने परमिशन दी है कि तुम्हें ये करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तुम्हें ये करना है, विद परमिशन ऑफ हाई कोर्ट, विद परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ चल रहा है तो ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल नहीं आता है। तो बोलते हैं कि हाई कोर्ट की परमिशन मिल गई तो भी क्या होगा, हाई कोर्ट की परमिशन के बाद भी तुम क्या नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद भी तुम क्या नहीं बोल सकते कि जनरल आएगा, क्योंकि तुम्हारे से बड़ी अथॉरिटी जो है वो बोल रही है कि ये काम कर लो तो माननी पड़ेगी। तो गार कहीं ना कहीं उनसे तो अभी क्या है, छोटा है, जनरल है लेकिन छोटा है। 3 याद हुए, ओवरराइड ओवरऑल एक्ट को करता है लेकिन फिस्कल डेफिशिएंसी को ओवरराइड नहीं करता। सार को ओवरराइड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी स्पेसिफिक निपट लेगा। हाई कोर्ट की परमिशन कहीं आ गई, बेचारा ओवरराइड नहीं कर सकता। इसके बाद
तुमने क्या किया, तुमने की टैक्स की प्लानिंग। अरे टैक्स प्लानिंग पे मैं नहीं लगता हूँ, पहले तो बताया, मैं तो सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए लगता हूँ, नहीं लगूंगा। फिर बोल रहा है तुमने टैक्स इवेजन किया, अरे मैं टैक्स इवेजन पे भी नहीं लगता हूँ, मैं क्या नहीं लगता, टैक्स इवेजन पे भी नहीं लगता हूँ, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ओवरराइड सबको करता है, फिस्कल को नहीं करता, तो मैंने लिख दिया फिस्कल पे नहीं लगेगा। सार को ओवरराइड नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, हाई कोर्ट के यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ये एक लिस्ट तैयार हो रही है जहाँ पे हमारा कौन नहीं लगता, गार नहीं लगता है। गार बोलता है अगर 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 तुम्हारा जो अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट क्या होता है वो भी समझना है इसमें। तुम्हारा अरेंजमेंट ऐसा है कि 3 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं ओवरऑल सारे लोग, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। अपन तीन लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन किया, अपन तीनों को मिला के 3 करोड़ से ज्यादा का क्या हो रहा है, टैक्स बेनिफिट हो रहा है। तो तीनों को मिला के अगर 3 करोड़ से ज्यादा, इंडिविजुअली 1 करोड़ हो रहा है, इंडिविजुअली 1 करोड़ हो रहा है, इंडिविजुअली 2 करोड़ हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल मिला के अगर 3 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बेनिफिट होता है तभी गार लगता है। इसका मतलब अप टू 3 करोड़ नहीं लगूंगा, अप टू 3 करोड़ का अगर तुम्हारा टैक्स बेनिफिट है मैं नहीं लगूंगा। फिर उसके बाद ये बोलता है मैं आया कब था इस दुनिया में, मैं कौन से असेसमेंट ईयर में आया था, किसको पता है ये कौन से असेसमेंट ईयर में आया था, बिना देखे किसको पता है कौन से असेसमेंट ईयर में, 18-19 आया कब मैं, 18-19 में, मतलब कब से चालू हुआ हूं मैं, प्रीवियस ईयर, ये तो बोल लो 17-18, हाँ 17 प्रीवियस ईयर 17-18 से यहाँ पे आया हूँ, लगना चालू हुआ हूँ, असेसमेंट ईयर 18-19। इससे पहले ऑब्वियसली अगर कुछ भी किया है तो 18-19 असेसमेंट ईयर पहले से मैंने कुछ भी किया है, असेसमेंट ईयर 18-19 के बिफोर, असेसमेंट ईयर 18-19 के बिफोर मैंने कुछ भी किया है, नहीं लगूंगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं नहीं आऊंगा अगर मैंने असेसमेंट ईयर 18-19 के पहले कुछ भी किया है। अब यहाँ पे ना एक चीज का एक्सेप्शन आता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजों पे एप्लीकेबल नहीं करवाता, यहाँ पे इसने कुछ एक्सेप्शन दिए। फिर इसने और बोला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर क्या करते हैं यहाँ पे आके इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो गार नहीं आएगा। फिर बोलता है एक पी नोट करके कुछ दिया है, पी नोट वाली चीजें वो भी अपन समझेंगे, वहां पे भी गार नहीं आएगा। मतलब टैक्स प्लानिंग पे नहीं आएगा, टैक्स इवेजन पे नहीं आएगा, अप टू 3 करोड़ बेनिफिट है नहीं आएगा, असेसमेंट ईयर 18-19 के पहले तुमने कुछ किया है नहीं आएगा, ओवरराइड करता है पूरे एक्ट को, लेकिन फिस्कल बेनिफिट को भाई साहब ओवरराइड नहीं कर सकते। सार अगर है तो गार नहीं आता, हाईकोर्ट की परमिशन है गार नहीं आता, उसके अलावा FII हो, पी नोट वाली एक कंडीशन आएगी, वहां पे हमारा गार नहीं आता है। ये एक छोटी सी लिस्ट है, मैंने इसमें PDF में सब करके रखा है कि कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, उसके हिसाब से किया है, बुक के हिसाब से नहीं बना के रखा है पूरा, कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए, कि हमको क्वेश्चन क्रैक करते आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं लगेगा। अब मैं बात कर रही हूँ, पहले तो ये समझाओ टैक्स प्लानिंग क्या होता है, तो समझ में आए कि टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ होता है कि टैक्स प्लानिंग क्या है, इवेजन क्या है और टैक्स अवॉइडेंस क्या है। तो सबसे पहले प्लानिंग पे चले जाते हैं। प्लानिंग तो बहुत सादा सरल है, लॉ खुद बोलता है कि आप क्या लो, ये लो, तुमको मैं परोस के क्या दे रहा हूँ, बेनिफिट दे रहा हूँ, तुमने लॉ के बेनिफिट को यूज किया, ATC में डिडक्शन दिए हैं, ओवरऑल कितने ले सकते हो, ओवरऑल टोटल करके 2 लाख तक पे आ सकते हो, ले लो, कोई बात नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या है, प्लानिंग कर रहे हो कि यहाँ पे बोला है कि LIC प्रीमियम भर देंगे अगर अदर देन कैश, तो हमको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, मेडिक्लेम इधर भर दे, उधर ये कर दे, ATD में ये कर दे, वो सब टैक्स प्लानिंग चल रही है, लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हो, गार आएगा ही नहीं, क्यों आएगा, अवॉइडेंस कुछ हुआ ही नहीं है, खुद लॉ बोलता है कि ले लो। दूसरा टैक्स का इवेजन, इसको ज्यादा ध्यान से सुनना, इवेजन और अवॉइडेंस का डिफरेंस। टैक्स इवेजन ऑलवेज इलीगल मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन होता है। टैक्स इवेजन हमेशा क्या होता है, इलीगल होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, सप्रेशन होता है। इलीगल, मिसरिप्रेजेंटेशन, सप्रेशन होता है, ये है टैक्स इवेजन। मतलब तुम धोखा कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड्स वगैरह कर रहे हो, इलीगल है, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, वो इवेजन है। अवॉइड करना क्या होता है, सबसे पहले अवॉइड
लॉ ने जो लिखा है, लॉ ने जो लिखा है वही कर रहे हो, लेकिन लॉ का ऐसा इंटेंशन नहीं था। तुमने लॉ के लूप होल को ऐसे ट्विस्ट किया कि लगे तो सही हम सब लीगली कर रहे हैं, लेकिन क्या है तुमने मिस यूटिलाइज कर लिया लॉ को। जैसे क्या लिखा था, SEZ यूनिट में अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करते हो, तुमको 5 साल का 100% वाला टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा। ये लॉ ने लिखा था। हमने क्या किया, एक यूनिट SEZ में बना दी, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है, बस वहां आके पैकिंग करना चालू कर दिया। यूनिट हमारी SEZ में है, ऐसा दिखा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग दिखा वहां से रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई मैन्युफैक्चरिंग वहां नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से होके आती है, हम वहां छोटी मोटी पैकिंग करते हैं, ये दिखा दिया कि SEZ क्या चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तुमने क्या किया, लॉ के वर्डिंग को ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके ऐसा दिखाना चाह रहे हो तुम कि ये कहाँ से चल रहा है, वही चल रहा है जो लॉ के अंतर्गत है। तो लॉ की लैंग्वेज को ट्विस्ट करना, अपने हिसाब से मीनिंग निकालना है कि लगे कि लॉ ने यही तो लिखा है, मिस इंटरप्रिटेशन करना चीजों का और उसको यूज करना, वो होता है टैक्स अवॉइडेंस, जबकि लीगली ही कर रहे हो। बस लॉ ने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम ऐसा सोच लोगे, उसने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा ऐसा सोच के, मतलब तुम लूप होल के साथ क्या कर रहे हो, प्ले कर रहे हो। तो जब तुम लूप होल के साथ प्ले करते हो, अगर सार नहीं है, अगर सार नहीं है, तब कौन खड़ा होगा, आके गार खड़ा होगा। ये पूरे गार की पिक्चर है। तो यहाँ पे केस स्टडी जरूर बनती है, और तुम्हें कहीं से पढ़ना ही नहीं है इसको। जो भी बुक है उसमें जो जो क्वेश्चन दिए हैं वो कॉपी पेस्ट होके आते हैं इंस्टीट्यूट के पेपर में, एक नया क्वेश्चन नहीं आता है। वो पढ़ लिया, काम खत्म हो जाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जहां से इंस्टीट्यूट ने कॉपी किया है, जहां से सारी बुक ने कॉपी किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की 160 पेज का डॉक्यूमेंट है गार का, वहीं से उन्होंने कॉपी किया। आज तक वहां कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो इंस्टीट्यूट कोई अमेंडमेंट करता ही नहीं है। एज इट इज, बस नाम बदल के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, फिगर बदल के क्या आते, क्वेश्चन आते, कहानी वही सेम चलती रहती है। तो इसीलिए गार ऐसा चैप्टर है जिसे छोड़ना बेवकूफी है। दूसरी चीज आ जाए और उसका आंसर नहीं आए तो वो महाबेवकूफी है, क्योंकि पहला ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें कट कॉपी पेस्ट मिलेगा, सिर्फ क्या निकलेगा, नाम अलग निकलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम गार पे। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि ये टैक्स इवेजन पे नहीं लगता, टैक्स प्लानिंग पे नहीं लगता, स्पेसिफिक हो तो वहां नहीं लगता। फिर उसके बाद क्या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जहां गार सार साथ में लग जाए, जहां गार भी लग जाएगा, जहां सार भी लग जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, तुमने दो चार चीजों को, सेक्शंस को मिला के कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तैयार किया, 40A अलग लग गया, स्पेसिफिक आ गया, TDS वगैरह डिडक्ट नहीं किया, पेमेंट करते वक्त डिसअलाउंस का सेक्शन अलग आ गया, पर एक छोटा सा पार्ट ऐसा छूट गया जहां पर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, तुमने अलग ही दिमाग लगा के मिसयूज किया है लॉ को। तो बोलते हैं स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक लगेगा, पर जनरल को छोड़ नहीं देंगे। जनरल को हैंडल करने कौन आ जाएगा, गार आ जाएगा। तो ऐसे हैं ट्रांजैक्शन जहां गार भी लगेगा, सार भी लगेगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? रीड करोगे अब स्मूथली समझ में आता जाएगा बुक में। फिर इसके बाद बोल रहे हैं, मैंने कहा था कि गार लगता कब से, असेसमेंट ईयर 18-19 और उसके बाद 18-19 और उसके बाद हमारे गार जी आएंगे और गार लगना स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ बोलते हैं, इसका एक्सेप्शन सुनना, इन्वेस्टमेंट, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट मेड एक्वायर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 के पहले, 1 अप्रैल 2017 के पहले, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है ना ये, असेसमेंट का प्रीवियस ईयर क्या 17-18 था, तो 1 अप्रैल 2017 के पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं तो गार नहीं लगेगा। अभी आज की तारीख में भी उस पर गार नहीं लगेगा अगर ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था तो। लेकिन अगर ये 1 अप्रैल 2017 के पहले इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं थी, लीज का कॉन्ट्रैक्ट था या फिर कोई और कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट इनकम जनरेट नहीं करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट से या तो डिविडेंड इनकम आएगी, इन्वेस्टमेंट से या तो कैपिटल गेन आएगा, इन्वेस्टमेंट से या तो तुमको रेंट मिलेगा उस असेट पे, कुछ तो मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग। पर अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर 1 अप्रैल 2017 से पहले भी तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और अब समझ में आ रहा है गड़बड़ की थी वहां पे, तो आज भी गार लग जाएगा।
सिर्फ इन्वेस्टमेंट इकलौता है जिसपे नहीं लगेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठे हो, ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने तुमको क्या बोला, अगर 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 अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हो कि इसका जो टैक्स बेनिफिट है ना वो 3 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, तब गार लगता है। इसका मतलब अरेंजमेंट ऐसा किया कि ओवरऑल जितनी भी पार्टी है उन सबको मिला के 3 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा, गार चुप करके बैठ जाएगा, ठीक है 3 करोड़ तक चल जाएगा उसको। फिर उसने बोला है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो असेसी है हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, FII है हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, जिन्होंने DTAA का बेनिफिट नहीं लिया है, जिन्होंने DTAA का बेनिफिट नहीं लिया है एंड उन्होंने इन्वेस्ट किया चाहे लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटी में कहीं भी करें, बस प्रायर परमिशन चाहिए। FII असेसी होना चाहिए हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, SSC। इस FII ने DTAA का बेनिफिट नहीं लिया हो, अगर DTAA का बेनिफिट ले लिया तो हे FII तुम पे भी गार के प्रोविजन आते हैं। बेनिफिट नहीं लोगे नहीं आएंगे, बेनिफिट लोगे तो गार के प्रोविजन भी हम अप्लाई करेंगे। याद करो गार ओवरराइड करता है DTAA को भी, क्योंकि DTAA इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है, तो गार DTAA को भी ओवरराइड करेगा। अगर DTAA है गार है, अगर DTAA नहीं लिया गार नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नॉन रेसिडेंट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। कभी भी ना FII ना नॉन रेसिडेंट ना डायरेक्टली इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कभी भी नॉन रेसिडेंट डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, इंडिया के कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रीजन ये अगर अलाउ कर दिया ना तो टेररिस्ट भी क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर करके कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इतना समझो कि डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट को अलाउ नहीं किया जाता है कि आओ और आके क्या करो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव शर्तें याद आ रहा है ना, डेरिवेटिव क्या है, शर्तें हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा होगा तो टेररिस्ट भी आके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कंपनी का टेक ओवर होने के चांसेस है। तो यहाँ बोला जाता है हे नॉन रेसिडेंट तुम क्या करो, FII को पैसा दो। तुम किसको पैसा दो, FII को दो, और FII आके क्या करेगा, ऑफशोर डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करेगा। FII आएगा और FII आके ऑफशोर डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करेगा, और FII तुमको क्या इशू कर देगा, एक P नोट, प्रॉमिसरी नोट काइंड ऑफ होता है कि तुमने मुझे इतना पैसा दिया, तुम्हारा इतना पैसा मैंने इंडिया के ऑफशोर डेरिवेटिव में लगाया। तो ऐसा भी अगर हो रहा है तो इसको कोई अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा, ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? तुम्हारी बुक में मुझे नहीं पता ये वाले क्वेश्चंस है कि नहीं, ये पूरे पढ़ के रखने होंगे तुमको क्वेश्चन, जिसमें बता के रखा है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार से रिलेटेड हो, कहाँ पे है 95 सेक्शन 95 के नीचे कुछ कुछ क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशंस है, कितने होंगे टोटल, शायद 7 है, 7 4 है मैम 95 के नीचे। ठीक है, अभी मेरे पास बुक नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है जिसमें देखना है गार लगेगा नहीं लगेगा, कि सार लग गया है, और ये क्वेश्चन एज इट इज 5 नंबर का उठ के आ जाएगा कि मिक्स करके दे दिया तुमको, अब पूछ रहे हैं कि गार लगेगा कि नहीं, तो तुम्हें ये नहीं बोलना गार लगेगा या नहीं, अगर लगेगा तो लगेगा और क्यों लगेगा, और नहीं लगेगा तो क्या लगने वाला है, सार है इसलिए, टैक्स प्लानिंग है या टैक्स अवॉइडेंस है, कौन सी कहानी है जिसके चक्कर में क्या चल रहा है, यहाँ पे गार नहीं लगने वाला है। तो ये पूरा लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, पूरा लिख के आना पड़ेगा। शेयर कर रही हूँ मैं, 4 ही है ना, इसके 7 क्वेश्चन है, और एज इट इज 2 कॉपी क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम लोग को शेयर कर रही हूँ, अभी पढ़ो। कि तुमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब तुम लोग ने अरेंजमेंट कर लिया, अब ये बोल रहा है ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जिसका टैक्स बेनिफिट ओवरऑल टैक्स बेनिफिट कितना जा रहा है, 3 करोड़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात। कीर्ति वीडियो ऑन। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ओवरऑल टैक्स बेनिफिट तुम्हारा 3 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, तो मैं गार को एप्लीकेबल कर सकता हूँ अगर सार नहीं है, अगर हाईकोर्ट ने परमिट नहीं किया है, अगर क्या हुआ है वो जो चीजें जिसपे हम नहीं लगेंगे, जिसपे टैक्स प्लानिंग है, जिसपे टैक्स का क्या है इवेजन है, हम नहीं आ रहे। लेकिन अब वो बोल रहा है ये जो पूरा एग्रीमेंट है,
जो तुमने पूरा अरेंजमेंट किया है, ये पूरे अरेंजमेंट में वो ये बोलता है, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि होल पे लगेगा, एक छोटा सा पार्ट भी ऐसा दिख गया ना मेरे को जिसमें क्या है तुमने टैक्स अवॉइडेंस के लिए कुछ किया, तो वो उस छोटे से पार्ट पे भी क्या होगा, गार एप्लीकेबल होगा। केस स्टडी दे दी जिसमें बोला पूरा की पूरा ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं हो रहा था, लेकिन छोटा सा एक पार्ट ऐसा था जिसमें टैक्स बेनिफिट हो रहा था, तो एकदम से लिख के मत आ जाना हाँ गार एप्लीकेबल होगा। ये भी याद रखना, वो जो छोटा सा पार्ट है उस छोटे से पार्ट में ये भी देखना टैक्स बेनिफिट कितना हो रहा है। बाकी की पूरे ट्रांजैक्शन है, ये इतना बड़ा तुम्हारा अरेंजमेंट है, कहीं टैक्स बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, इतने से पार्ट पे टैक्स बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ जहाँ पे टैक्स बेनिफिट हो रहा है वहां पे क्या लगेगा, ये भी देखना कहीं वो टैक्स बेनिफिट पता चला 1 करोड़ का और हम बोल के आ रहे हैं हाँ भैया गार एप्लीकेबल होगा, नहीं, दोनों चीजें देखते हुए चलना कि टैक्स बेनिफिट तो लग रहा है लेकिन 1 करोड़ तक का है तो क्यों लगाएंगे, गार तो हमेशा ही बोलता है कि 3 करोड़ के ऊपर लगूंगा। दूसरा, ओवरऑल फिर से अरेंजमेंट है, टैक्स बेनिफिट पूरे पे हो रहा है, कंप्लीट पे टैक्स बेनिफिट है, पहली फुर्सत में लिख के आ जाना कि गार एप्लीकेबल होगा, अरे नहीं, उसमें से जो सार वाले हैं हटा देना, बचे कुचे जो सार वाले नहीं है उसके बाद गार लगेगा। पर ये भी देख लेना ओवरऑल टैक्स बेनिफिट कितना जाना चाहिए, 3 करोड़ के ऊपर, गार के लिए 3 करोड़ के ऊपर, सार तो कोई लिमिट ही नहीं है, सार ने तो अपनी बता के रखी इंडिविजुअल चीजें, गार के लिए देखना ओवरऑल तो टैक्स बेनिफिट वाला है, सार फिल्टर हो गया, बचा बचा गार, हे गार 3 करोड़ के ऊपर, हाँ 3 करोड़ के ऊपर मैं आ जाता हूँ, ऐसा देखना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस देखते से ही समझ गए कि हाँ भैया सार नहीं लग रहा गार लगा के, ये नहीं, ये लिमिट, और जिन जिन पे नहीं लगने वाला वो लिमिट्स याद रखना है। अब आते हैं इस पे, अब ये क्या बोलता है, ये जो इतनी बातें कर रहे हैं हम इम्परमिसिबल इम्परमिसिबल इम्परमिसिबल, ये इम्परमिसिबल बोलते किसको हो, तो ये बोलता है इम्परमिसिबल क्या होगा, अगर तुमने क्या किया है, तुम्हारा मेन पर्पस, ये क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारा क्या है मेन पर्पस, एक लौता क्या है टैक्स बेनिफिट, मेन पर्पस क्या है तुम्हारा टैक्स बेनिफिट ही मेन पर्पस है, इसके अलावा ये तो एक कंडीशन होनी ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मेन पर्पस चाहिए ही चाहिए टैक्स बेनिफिट, ये अरेंजमेंट तुम्हारा पूरा हो रहा है किसके लिए, सिर्फ एकलौते टैक्स बेनिफिट के लिए। तरीका, 4 तरीके दिए हैं, कोई भी एक अगर तुमने चूज कर लिया तो मान लिया जाएगा गार आ गया। अब वो पहला तरीका बोल रहा है, क्रिएट राइट obligation which are not ordinarily created between person dealing at arm's length price। ये कोई राइट, कोई ऑब्लिगेशन, कोई राइट, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है जो नहीं क्रिएट होता अगर पर्सन आर्म्स लेंथ प्राइस पे डीलिंग कर रहे होते, आर्म्स लेंथ प्राइस पे डीलिंग कर रहे होते तो ये राइट एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, इसका मतलब गार लग जाएगा, इसका मतलब क्या लग जाएगा, गार लग जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, आर्म्स लेंथ प्राइस सुनते से याद करो, कहाँ पढ़ते हो इतना आर्म्स लेंथ प्राइस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, transaction between 2 or more associate enterprise at least one should be non-resident, transaction between 2 or more associate enterprise at least one should be non-resident। अरे भैया वहां तो स्पेसिफिक ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है, वहां ऑलरेडी है सान, इसका मतलब फिर मुड़ जाओ, ये कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, जहां पे ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, एक एसोसिएट दूसरा कोई और, दोनों ही क्या है अननोन है, वहां के लिए गार आता है। तो इंटरनेशनल के लिए तो सार ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एट आर्म्स लेंथ प्राइस अगर नहीं हुई तो हम किसको अप्लाई करते हैं, इधर आ जाते हैं, पर इधर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजैक्शन कहाँ पे कर रहे हो, इधर आ जाओ, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटरप्राइज के बीच में हो रहा है, या एक एसोसिएट दूसरी ऐसी ही है, दूसरी ऐसी ही हम एसोसिएट, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तब जाके तुम्हारा गार एप्लीकेबल होगा, ये पहली चीज, ठीक है, पहली कंडीशन। वीडियो ऑफ करके कोई नहीं पढ़ेगा, अब ये मैंने लास्ट टाइम बोला है, काम हो 2 मिनट के लिए ऑफ कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन, दूसरी कंडीशन बता रही हूँ, रिजल्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन मिसयूज अब्यूज ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट,
हमारे एक्ट के प्रोविजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे 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 एक्ट के प्रोविजन को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिसयूज करने की कोशिश करो। ध्यान से सुनते जाना, अगर बुक से ध्यान हटाओगे ना तो पूरा गाल यहाँ पे आ जाएगा दिमाग में, फिर पढ़ना उसको। पहला तो ये बोला, अगर ऑर्डिनरी कोर्स में आर्म्स लेंथ प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन होता तो ये राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होता, ना ये राइट क्रिएट होता ना ये ऑब्लिगेशन क्रिएट होता। दूसरा, अगर तुम क्या कर रहे हो, दूसरा और वाली कंडीशन, या तो वो हो गया या फिर तुमने क्या किया, ऐसा कुछ किया कि तुम हमारे एक्ट के प्रोविजन को मिसयूज कर रहे हो। हमारा एक्ट जो हमने बनाया तुमने उसके प्रोविजन को मिसयूज करने की कोशिश की। मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट, साथ में तुमने मिसयूज किया एक्ट के प्रोविजंस को। मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट, आर्म्स लेंथ प्राइस पे यही चीज हुई होती तो ऐसा नहीं होता। मतलब ये और वाली कंडीशन है, कोई भी एक इसके साथ जुड़ जाएगी, कोई भी एक इसके साथ जुड़ जाएगी, ये तो रहेगी ही रहेगी। तीसरा, लैक कमर्शियल सब्सटेंस और इज डीम्ड टू लैक द कमर्शियल सब्सटेंस। अगर 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 तुम बिजनेस करते तो ऐसा कुछ तो कभी होता ही नहीं। सिप्रस में क्यों अपनी एक एंटिटी बनाई? सिप्रस में तो तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है। सिप्रस क्यों बनाते लोग सिप्रस में जाके? क्योंकि वो टैक्स हेवन है। सिप्रस में एंटिटी क्यों बनाई? अगर कमर्शियली तुम चलते तो कभी सिप्रस में तो जाते ही नहीं तुम। तो बोल रहा है यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तुम्हारा बिजनेस ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम्हें सिप्रस में जाना पड़ जाए। तुम्हारा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि तुम्हें मकाऊ में जाना पड़ जाए, मकाऊ भी टैक्स हेवन है। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना पड़ जाए, वहां पे जाना पड़ जाए, मकाऊ में या फिर सिप्रस में जाना पड़ जाए। लैक ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस? कमर्शियल सब्सटेंस। लैक ऑफ कौन सा? कमर्शियल सब्सटेंस। तीन चीजें करी। ये राइट एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता अगर तुम आर्म लेंथ प्राइस पे होते। ये राइट एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता अगर तुम किस पे होते? आर्म्स लेंथ प्राइस पे होते। दूसरा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमने किसको मिसयूज किया? प्रोविजन ऑफ द एक्ट को मिसयूज किया। चाहे डायरेक्टली मिसयूज कर रहे हो हमारे एक्ट के प्रोविजन को, चाहे इनडायरेक्टली मिसयूज कर रहे हो, नहीं चलेगा। तीसरा, लैक कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है इसमें, या फिर हम मानते हैं, डीमिंग भी करके रखिए, हम मान लेंगे कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तीन, इन तीनों में से कोई भी एक पूरा हो जाए, किसके साथ जुड़ जाएगा? मेन टैक्स बेनिफिट। चौथा, लास्ट, is entered into or carried out by mean or in a manner which is not ordinarily employed for the bona fide purpose। ये तुमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जो क्लियर दिख रहा है, इतना गोल गोल घुमा घुमा के कर रहे हो, ये बोना फिट पर्पस वाला नहीं कि हमने जो अलाउ किया था ये वैसा तो नहीं दिख रहा है। जानबूझ के तुमने कुछ और करके रखा है जो नहीं होना चाहिए था। जानबूझ के तुमने क्या किया है? कुछ और किया है जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑर्डिनरीली बोनाफिड पर्पस के लिए ऐसी चीजें तो नहीं होती। दुबई टैक्स हेवन है, मुझे पता है। मैंने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी दुबई में है, ठीक है, यहाँ पे मैं रेसिडेंट हूँ, वहां रेंट भी मिला तो ग्लोबल इनकम मेरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने क्या किया, एक दुबई के बंदे को लिया, मैंने कहा सुन ये मैं क्या करती हूँ, प्रॉपर्टी तेरे नाम पे दे रही हूँ, तू ले ले इसको। यहाँ पे देखो क्या बना रही हूँ, बेनिफिशियल ओनर बना रही हूँ, तेरे नाम पे अभी क्या करती हूँ, ट्रांसफर करती हूँ। वो जो रेंट आएगा ना, वो रेंट क्या कर, ऐसा मत कर कि मेरे को दे, वहां एक ट्रस्ट बना, वहां पे उस ट्रस्ट में डालते जाओ पैसा, उस ट्रस्ट में क्या करते जाओ, पैसा वो डालते जा, जब मैं आऊंगी मैं कैश में लेके चली जाऊंगी, ट्रस्ट को भी टैक्स नहीं लगेगा, मैं आऊंगी लेके चल दूंगी। ये क्या कर रहे हो आप? इनडायरेक्टली ऐसे कोई ट्रांजेक्शन घुमा फिरा के कर रहे हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो, बोनाफिड नहीं था, ये ऐसा अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे चार चीजें हैं और चार चीजों का ही कंडीशन ले दे के तुम्हारा गार एप्लीकेबल होता है। मेन टैक्स बेनिफिट के लिए कर रहे हो, ये राइट और एप्लीकेशन नहीं क्रिएट होते अगर तुम आर्म्स लेंथ प्राइस पे होते, दोनों मिल गए क्या बन जाएगा? गार। ये नहीं है। दूसरा आ गया, तुमने क्या किया है, रिजल्ट कर रहे हो, किस चीज में रिजल्ट कर रहे हो तुम? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे प्रोविजंस को यूज कर रहे हो क्या जिससे तुम उन्हें मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो हमारे प्रोविजंस को, इसके साथ मिल गया, गार आ जाएगा। ये भी नहीं है। तीसरा यहाँ पे आता है, लाइक द कमर्शियल सब्सटेंस। अरे कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है चीजों का, कमर्शियल सब्सटेंस ही क्या है, चीजों का नहीं है। या फिर हम मान रहे कि क्यों सिप्रस में गए थे, कोई जरूरत ही नहीं थी, तुम्हारा तो ट्रांजैक्शन पूरा इंडिया में चलता है, सिप्रस कहाँ पहुंच गए, वहां तो कभी कुछ बेचा भी नहीं है तुमने, जुड़ गया इसके साथ, गार आ जाएगा। लेकिन गार एप्लीकेबल हो तो गया है, एलिजिबिलिटी क्या चेक होगी? 3 करोड़।
उसके अलावा जिन जिन को मना कर दिया, ये तो टैक्स प्लानिंग है, हटा दो, टैक्स इवेजन है, हटा दो, FII हो जो यहाँ के SSC हो लेकिन DTAA नहीं लिया, हट जाओ, P नोट वाले FII हो, हट जाओ। याद आ रहा है? वो सारी चीजों को हटाते जाना। हाई कोर्ट ने परमिट किया ऐसा करने को, हट जाओ, हम नहीं आएंगे रास्ते में। फिर लास्ट बोलता है बोनाफिड पर्पस के लिए नहीं किया ये, हमने बोला था ऐसा कोई एंट्री कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट की जो तुम्हारा क्या बोनाफिड पर्पस दिखता ही नहीं है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इतना गोल गोल घूम घूम के कोई चीज करनी पड़ जाए, तो क्या होगा, हमारा गार एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन फिर चेक करना, टैक्स बेनिफिट हुआ है तो 3 करोड़ से ऊपर होना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट भले ही तुमने 1/7/2017 1/4/2017 के पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आज तक भी उस पर गार नहीं आएगा। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, लीज एग्रीमेंट किया था, उधर आज भी दिख गया ना मुझे 2021 में कि गड़बड़ थी वहां पे, तो भले ही वो प्रायर पीरियड में एंटर हुआ था, 1/4/2017 के पहले एंटर हुआ था, हम गार अप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिव टू लिमिट्स। बार बार टैक्स लिमिट बोल रही हूँ, कहीं लिखा नहीं, लेकिन दिमाग में रखना, एकदम से बोल के मत आ जाना कि हाँ भैया गार एप्लीकेबल, लिमिट वाइज गार एप्लीकेबल होता है। 3 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बेनिफिट चाहिए, मतलब चाहिए। ये है तुम्हारे गार को अप्लाई करने के तरीके। अब इसके सारे क्या देके रखे, एग्जाम्पल, एज इट इज एग्जाम्पल आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं और हमको एज इट इज लिख के आना होता है। पूरे 6 नंबर या 4 नंबर हमारे पॉकेट में होते हैं अगर एज इट इज लिख के आओगे। और अब तक 2018 से एक पेपर भी ऐसा नहीं हुआ, मिस रिपोर्टिंग वाली पेनल्टी नहीं पूछी हो, एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जो अभी अपन कल करेंगे। गार एक भी पेपर में नहीं पूछा, ऐसा नहीं हुआ। और ये आता है तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन में, जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन होता है ना, उसमें गार का एक क्वेश्चन मिलता है ये 4 नंबर का, और तुम्हें मिस रिपोर्टिंग ऑफ पेनल्टी एक जगह मिलती है। ये दोनों ऐसे पता है हमें कि आने ही वाले हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास पहले कौन सी बुक है, उसमें ये वाले क्वेश्चन तो दिए होंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये वाले करके जो जो क्वेश्चन है, पहले तुम पढ़ो, फिर मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। अब जाके तुम्हारा गार क्या होगा, खत्म होगा। और यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी है, यहाँ पे एक जगह आएगा एकोमोडेशन वाली पार्टी, तो वो वही पार्टी है जो 56 to 10 वाली होती है। 56 to 10 वाली कल ही करी थी अपन ने IFOS में, मिरर इमेज चलती है, ये इसके ब्रदर सिस्टर, इसके ब्रदर सिस्टर, इसके मम्मी पापा, इसके भी मम्मी पापा, इसके बच्चे, अरे दोनों के ही बच्चे होते हैं, ठीक है, लीनियन असेंडेंट लीनियन डिसेंडेंट। लेकिन मम्मी पापा के भी भाई बहन यहाँ चलते हैं, यहाँ पे नहीं भैया, इतनी दूर तक नहीं जाना, ठीक है। जल्दी से इसके एक बार अब गार को रिकॉल करो, फिर जहां जहां फिलर्स है वो देती हूँ, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, 8:30 पे छूट जाएंगे। अब इसके बाद क्या दिया है आगे, टेस्ट नंबर 3 के अंदर भी 3 चीजें। टेस्ट नंबर 3 क्या था अपना, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, या फिर हम मान लेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो वो बोलता है सबसे पहले तुमने ऐसा कोई अरेंजमेंट किया है कि सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि कमर्शियल सब्सटेंस तो कुछ इसमें है नहीं। दूसरा बोलते हैं कि हम मान लेंगे कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अब वो कब मान लेंगे, तो वो बोल रहे हैं अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो हम मान लेंगे कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अब वो मानने के उनके तरीके क्या है, सबसे पहले वो बोल रहा है where the substance effect of arrangement as a whole is inconsistent with or differs significantly from the form of individual step or part। इसका मतलब है तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो देखा जाए तो क्या है, इंडिविजुअली अगर कोई और इंसान करता तो शायद ये चीजें नहीं होती, या फिर ओवरऑल फॉर्म में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं जो ये बोल रही हूँ ना, ये ऐसे बोल के तो बस लगता है हाँ ये है, लेकिन हर चीज के उन्होंने जो स्पेसिफिक एग्जांपल दिए हैं वही एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे आएंगे। अब इसका एग्जांपल वो देते हैं, अ कंपनी फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म। एक कंपनी ने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म बना ली विथ वन ऑफ इट्स डायरेक्टर। अपने एक डायरेक्टर के साथ क्या किया उसने, एक कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली, जिसमें से फर्म में एक उसका कौन है, डायरेक्टर है। कंपनी होल्ड करके रख लिया 99% शेयर एंड डायरेक्टर होल्ड 1% शेयर इन पार्टनरशिप। कंपनी पूरे 99% शेयर होल्ड करती है और डायरेक्टर को कितने दिए, 1% शेयर दे के रखे हैं। कंपनी 10 करोड़ फर्म में इन्वेस्ट कर रही है, ये आगे इसके पास 10 करोड़, एंड द फर्म फर्दर, और फर्दर फर्म किस में इन्वेस्ट कर रही है, इसको फर्दर फर्म इन्वेस्ट करती है इन शेयर्स को। मुझे जहां तक याद आ रहा है, फिर द फर्म अर्न्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर 1038।
क्यों कर रहे हो वो ऐसा सोचो। कंपनी ने अगर डायरेक्ट पैसा कहीं लगाया होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया होता, मैट, कंपनी पे कौन से प्रोविजन लगते हैं? मैट के प्रोविजन। तो कंपनी ने अगर यही पैसा डायरेक्ट कहीं इन्वेस्ट किया होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया होता, तो इन जनरल तो 10% आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन जनरल कितना आता है? 10% आता है। 20%। 20% आता है। लेकिन एक चीज याद रखो, मैट भी लगता, मैट भी लगेगा तो या तो 15% में फंसोगे या तो 20% में फंसोगे। 112A छोड़ दो, 112A अपना 10% वाला उसको अलग ही हटा के रखते हैं। पर अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर्स भी होते और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो तुम 10% पे आते। तीनों में से कहीं तो आते ही। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी ने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया होता, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता, इक्विटी शेयर्स से उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता, 10% की जगह कहाँ जाता? वो सीधे सीधे मैट लगने पे 15% पे आ जाता। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं करते। हम एक फॉर्म बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें शेयरिंग रखते हैं। 10 करोड़ हमने उसमें लगा दिए, पैसा कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, 1% दिया डायरेक्टर को। ठीक है, 99% कौन होल्ड कर रहा है? कंपनी होल्ड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर्म जा रही है किसमें इन्वेस्ट करने? शेयर्स में। अब इसको जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ हो जाएगा? एग्जाम 1038 में। फॉर्म के लिए कैसे वो हो जाता है 1038 में? बताना कोई। 1038 क्या है? 1 लाख वाला जो 1038 शेयर ऑफ प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1038। लॉन्ग टर्म 1 कैपिटल लाख गेन वाला ऑन शेयर, लॉन्ग टर्म फर्म कैपिटल गेन अगर और अर्न इक्विटी करती है तो 1038 कहता है एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ फर्म। 1038 याद ही नहीं है। वापस मैम फर्म के 1038 हैंड्स अभी में नहीं है। 1038 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। एसटीटी पे करें तो 1038 क्या है तुम्हारा? आईपीसीसी से पढ़ते आ रहे हो ना शायद, आईपीसीसी के जमाने से कर रहे याद नहीं अपन आया 1038। मैम डिविडेंड इनकम होता है ना उसमें। डिविडेंड इनकम 1038 में आती थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल 1034? गेन ऑन इक्विटी शेयर इज 34। अभी की अभी। चलो जाओ, कहाँ पे जाओगे तुम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 38 पे आओगे। 1% तुम डायरेक्टर को दे रहे हो, बेचारा डायरेक्टर 1% होल्ड कर रहा है, उसके थ्रू तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उधर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहे हो। एग्जेम्प्ट कराने की तो पूरी कोशिश है ताकि यहाँ पे क्या हो, हमको मैट के 15% से बच जाए हम। तो ऐसा पूरा ट्रांजेक्शन तुमने इन जनरल तो ऐसा किया नहीं जाता, गार लगेगा। दूसरा राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। दूसरा वो देखते हैं कि अगर कोई अरेंजमेंट में राउंड ट्रिप है, मतलब मैंने इसको पैसा दिया, इसने उसको पैसा दिया, उसने इसको पैसा दिया, मतलब कहीं ना कहीं से हम ऐसी जगह से पैसा रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पेज पलटना बंद करो मनीष, ध्यान इधर। हम किसी ऐसी जगह से क्या कर रहे हैं, पैसा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मुझे टैक्स का क्या मिल जाए, बेनिफिट। अब जैसे यहाँ पे रिलायंस और एसर की बात है, यहाँ पे यहाँ क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ की कंपनी एसर, यहाँ पे है रिलायंस। अगर रिलायंस को इसको लोन देना था, रिलायंस को क्या देना था, इसको लोन देना था। रिलायंस ठहरी रेसिडेंट, अगर इसने इसको लोन दे दिया था एशर को, तो पता है क्या हो जाता, ये इसको इंटरेस्ट देती रिलायंस को यहाँ पे क्या हो जाता है, बीइंग रेसिडेंट टैक्सेबिलिटी आ जाती। अब उसने कहा हाँ एक काम करता हूँ मैं, साइप्रस में एक कंपनी उसने बैठा दी, साइप्रस में क्या कर दी, कंपनी लगा दी। अब ये वहां पे क्या देता है, इक्विटी शेयर्स खरीद लिए इसने, किसके, उस कंपनी के। रिलायंस की कौन बन गई, होल्डिंग बन गई। ये क्या बन गई, रिलायंस की होल्डिंग बन गई। अब वो कंपनी जो साइप्रस में, वो क्या कर रही है, वो इसको दे रही है एसर को लोन। अब लोन के इंटरेस्ट किसको जा रहे हैं, एसर को जा रहे हैं। एसर के लिए लोन का जो इंटरेस्ट है एसर किसको दे रहा है, वो साइप्रस वाली कंपनी को। टैक्स हेवन, इंटरेस्ट क्या हो गया, एग्जाम। तो ऐसे तुम राउंड ट्रिपिंग करके क्या कर रहे हो, पैसा ऐसी जगह से घुमाने की कोशिश कर रहे हो जहां से तुमको क्या नहीं लगेगा,
टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज व्हाट राउंड ट्रिपिंग। तो ऐसे ट्रांजैक्शन करना भी क्या कहलाता है, गार को प्रोवोक कर सकते हैं अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ के ऊपर होगा। एकोमोडेटिंग पार्टी आ गई। दूसरा लैक ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, प्रकृति 15 मिनट लगेंगे। लैक ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का लैक हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, एकोमोडेटिंग पार्टी आ रही। अरे एकोमोडेटिंग पार्टी क्या होता है, 56 to 10 उनके साथ मिलके क्या कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो रिलेटिव की बात करूं तो रिलेटिव 56 to 10 वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने एक पूरे एकोमोडेटिंग पार्टी के लिए देख के रखा है कौन कौन होगा। तो एकोमोडेटिंग पार्टी अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के रिलेटिव होंगे, अगर फर्म है तो फर्म के पार्टनर और उसके रिलेटिव होंगे, एचयूएफ है तो उसके मेंबर और उसके रिलेटिव होंगे, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, फर्म या फिर कंपनी है तो वो अगर किसी और कंपनी में क्या रखती है, कंपनी एओपी बीओआई में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखती है, या फिर इन सबके डायरेक्टर्स हैं, इन सबके मेंबर्स हैं, इन सबके कौन है पार्टनर्स है, वो या उनके रिलेटिव किसी और कंसर्न में क्या रखते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये बड़ी है एकोमोडेटिंग पार्टी की क्या है, डेफिनेशन बड़ी है, जिसके अंदर 56 to 10 के रिलेटिव की भी डेफिनेशन आ जाती है। जहां जहां मैं बोलूँ ना ये या इनके रिलेटिव, ये या इनके रिलेटिव, ये या इनके रिलेटिव, तो रिलेटिव की डेफिनेशन 56 to 10 वाली है। अगर इनसे इनके साथ मिलके कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा ऐसा हम मान सकते हैं। ऑब्वियसली सारी चीजें भी देखेंगे, ये नहीं बोल रहे कि ये हो गया तो ये क्या है पक्का गार, ये सिर्फ कौन सा फैक्टर है, एक रेलिवेंट फैक्टर है। मैं क्या बोल रही हूँ नाम, ये रेलिवेंट फैक्टर है, ये कंक्लूसिव फैक्टर नहीं है पूरे गार के लिए, ये रेलिवेंट फैक्टर है कि ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि गार प्रोवोक करना पड़ जाए। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट दैट हैव इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग कैंसलिंग ईच अदर, ऐसा कोई एलिमेंट जिससे क्या कर रहे हो, इधर का उधर ट्रांजैक्शन इसीलिए कर रहे हो कि हम क्या करें, उधर से हमारा के इंडिया में टैक्सेबिलिटी लग रही है, ऐसा कुछ दिखाते हैं कि पैसा आया गया इसलिए क्योंकि सिर्फ ऑफसेट हो रहा है। ऑफसेटिंग पे तो कहीं पे भी वो नहीं लगता ना, तो ऑफसेटिंग दिखाने की कोशिश करना भी गार प्रोवोक कर सकता है। ऑफसेटिंग क्या करने की कोशिश करना, दिखाने की कोशिश करना भी गार प्रोवोक कर सकता है। इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है, तुम्हारे पास दुबई वाला जो है एग्जाम्पल है, दुबई वाले एग्जाम्पल में यही ऑफसेटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, इंडिया की कंपनी दुबई में क्या है, उसकी एक सब्सिडरी बनाई उसने, दुबई में वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब उसके शेयर्स वगैरह जो खरीदना है खरीद लिए। अब दुबई ठहरा क्या, इनकम टैक्स तो लगता नहीं है वहां पे। दुबई की कंपनी ने क्या किया, दुबई में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, दुबई की कंपनी ने क्या किया, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमारा इन्वेस्टमेंट था इंडिया वालों का, जानबूझ के दुबई में सब्सिडी बनाई, वहां से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं ताकि इनकम टैक्स बचा ले। अब यहाँ पे सुनना, वो लोग हमको डेट दे देंगे, वो लोग हमको क्या दे देंगे, डेट दे देंगे। यहाँ तो एक्सपेंसेस भी क्लेम कर लिए इंटरेस्ट का वो करके कि उसने मुझे डेट दिया है, मेरे को उसको इंटरेस्ट देना है, इधर तो एक्सपेंस भी क्लेम कर दिया, उधर से तुम्हारी उस कंपनी से क्या करवाया, इन्वेस्टमेंट करवा के तुमने इनकम भी क्या करवा ली, एग्जेम्प्ट करवा ली। ये भी क्या है, गार प्रोवोक करता है। तुम ऐसा ऑफसेट करने की कुछ कोशिश करो, इधर से इन्वेस्टमेंट उधर ले लिया, उधर से लोन इधर ले लिया, चीजों को ऑफसेट कराने की कोशिश करना भी क्या कहलाता है, गार प्रोवोक करना कहलाता है। इसके बाद लास्ट यहाँ पे आता है, ये तुम्हारे सारे किसके हैं, एबीसी, सारे गार के प्रोविजन चल रहे हैं। A transaction which is conducted through one or more person and discuss the value, location, source, ownership, control or fund। कोई भी ऐसा क्या कर रहे हो ट्रांजेक्शन जिससे क्या हो रहा है, किसी के फंड, किसी के ओनरशिप पे इफेक्ट आ रहा है, जो दिख रहा है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, पर यहाँ पे दिया है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो कि किस लोकेशन कहीं और है किसी पर्सन की, कहीं और से दिखाने की कोशिश की जा रही है, कहीं और टैक्सेबल होगा तो उसको टैक्स हेवन की जगह पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सेल्स कर रही हूँ इंडिया से, मैं जानबूझ के बिल साइप्रस से बना रही हूँ, क्यों कर रहे हैं ये सब, लोकेशन चेंज क्यों कर रहे हैं, साइप्रस से सेल हुई है, साइप्रस टैक्स हेवन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब जब इन शॉर्ट में बोलो गार में साइप्रस आ जाए, मतलब टैक्स हेवन की कोई कंट्री आ जाए, वहां इनके दिमाग चलेंगे कि क्या कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा तो वो सीधे सीधे क्या करेंगे, गार अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई हो नहीं जाएगा, कर सकते हैं। अब एक इसकी लास्ट प्रोसीजर बता रही हूँ, ये तुमको पढ़ के रखना रहेगा। हमारा एओ जो है ना, एओ को अगर लगता है कि हाँ यार ये ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें क्या इवोक हो सकता है, गार इवोक हो सकता है,
हमारे एओ को दिख गया कि क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होता तो ऐसा नहीं होता, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होते, या फिर क्या है उसको दिख गया कि लैक ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, राउंड ट्रैपिंग ऑफ फाइनेंस दिख रहा है उसको, एकोमोडेशन पार्टी से कोई फाइनेंस दिख रहा है, मतलब उसको कुछ तो ऐसा दिखा मेरे एओ को, तो उसको क्या लगता है कि भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो गार के प्रोविजंस लग जाने चाहिए। तो एकदम से वो नहीं लगा देगा, उसको कंपलसरी, एओ को कंपलसरी किसको रेफर करनी पड़ेगी, ये चीज कमिश्नर को रेफर करनी पड़ेगी। मैं एओ हूँ, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ तो है, तो मैं खुद कुछ नहीं कर सकती, मुझे प्रिंसिपल को बोलना पड़ेगा, मेरे क्लास टीचर प्रिंसिपल को जाके बोलेगी ये बच्चा शैतानी कर रहा है, इसको सस्पेंड करना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे एओ को लग रहा है तो वो कमिश्नर के पास जाके बोलेगा। कमिश्नर अब तुमको क्या करेगा, एसएससी को एक ऑर्डर लिखेगा, नोटिस लिख के देगा। नोटिस में तुमको क्या बोला है, जो जो तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगाने, तुमको शो कॉज नोटिस क्या कर दिया, उसने दे दिया। अब तुमको क्या करना है, रिप्लाई करना है। तुमने रिप्लाई कर दिया या तो तुमने रिप्लाई नहीं किया। तुमने रिप्लाई कर दिया और वो खुश हो गया कमिश्नर कि हाँ भैया बिल्कुल सही है, इस बेचारे पे तो गार एप्लीकेबल होने ही नहीं चाहिए। वो किसको बता देगा, कमिश्नर एओ को जाके बता देगा कि नोटिस दे देगा कि यहाँ पे गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय एससीसी। अब तुमने एक्सप्लेनेशन दिया, किसको अच्छा नहीं लगा, कमिश्नर को लग रहा है नहीं यार गड़बड़ है, अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो क्या करेगा, खुद से एकदम से इवोक नहीं करेगा। अब जाएगी ये चीज किसके पास, अब ये चीज आएगी तुम्हारी अप्रूविंग पैनल के पास। मतलब गार के प्रोविजन एक बार में एप्लीकेबल नहीं हो जाते। पहले एओ को शक हुआ, कमिश्नर के पास भेजा, कमिश्नर ने शो कॉज नोटिस देके तुमसे ही एक्सप्लेनेशन मांगा, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन पे शक हुआ। अब वो किसके पास जाएगा, एक्सप्लेनेशन पे शक होने के बाद अब वो जाएगा अप्रूविंग पैनल के पास, अगर तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से वो खुश नहीं है। अब अप्रूविंग पैनल फिर से कोई शो कॉज नोटिस नहीं देगा, अब वो सारे फैक्ट ऑफ द केस चेक करेगा, उसको लगता है अभी और कुछ भी एविडेंसेस मंगवाने की जरूरत है और फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, वो एओ को बोल देगा कि भाई और ये सारी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट करो। सारी चीजों के बाद तुम्हारे सामने ये चीजें प्रेजेंट हो गई। अब अप्रूविंग पैनल को लगता है नहीं, गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने चाहिए, तब जाके क्या होंगे, गार के प्रोविजंस यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे। हम गए थे इसी प्रीवियस ईयर के लिए, बातें तो इसी प्रीवियस ईयर की चल रही थी कि इस साल में गार अप्लाई होगा कि नहीं होगा। उसको लगा ना ये क्या, ये अरेंजमेंट तो पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है। वो उठा के गार के प्रोविजन पिछले सारे 4 सालों में भी तुम्हारे ऊपर क्या कर देगा, एप्लीकेबल कर देगा। यहाँ पे कोई प्रायर ऑर्डर अब तुमको नहीं आएगा कि अब हो रहे हैं। एक बार तुमको सीआईटी ने तुमसे पूछ लिया, एक्सप्लेनेशन मांग दी, अब अपीलेट ये अपीलिंग अथॉरिटी जो है तुम्हारी अप्रूवल पैनल, ये तुमको बार बार शो कॉज नोटिस भेजने वाला नहीं है। इसी का चार्ट यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसी का पूरा चार्ट है। एक बार रीडिंग करके पूरा रखना। मैं फिर से 1 डे रिवीजन रखूंगी पूरा की पूरा, जिसमें सारे के सारे तुम्हारे सीए फाइनल के हिसाब से जितने सारे हैं, वो नहीं जो क्लबिंग ये सब नहीं, जितना हमने डे 1 से आज तक किया था सुपर क्विक रिवाइज कराऊंगी। तुम्हें 2 दिन अब मिलेंगे सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए, समझ लेना 2 दिन में डीटी निपटाना है पूरा। फिर उसके बाद 1 दिन मिलके अपन करेंगे सिर्फ क्वेश्चन सारे शॉर्ट में डिस्कस, ताकि तुम्हारा एक बार डीटी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना करके रखना, एक बार गार के प्रोविजन करना, ये पूरे पढ़ना। फिलर्स हम फिर से भरेंगे, पर अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब तुम्हें ये बेस पूरा पता है, तो उसको समझने का तरीका अच्छे से आएगा। फिर मैं सारे फिलर्स फिर से भर दूंगी, तो तुम्हारा गार भी बैठ जाएगा। 6 नंबर से 4 नंबर का आता ही है गार, ठीक है। यहाँ तक पढ़ के रखना। थोड़ी सी क्लास लेट होगी, अब वाली स्टार्ट 9:15 साढ़े 9 तक होगी, ठीक है। और उसमें कितने ज्वाइन कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, नहीं तो अपन लोग अलग से ही करेंगे। हाँ बोलो। मैम अभी आपने जो एग्जाम